Morning, everyone. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, आज से कर रहे हो तो। बेसिक साइंसेस का रोल थोड़ा है, पिछले साल मैंने देखा थोड़ा साइंस के क्वेश्चंस में बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चंस बढ़े थे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी देखो कुछ दिन के लिए मुझे क्लासेस लेनी है एंड 6 PM इज जस्ट फॉर फ्यू डेज। उसके बाद आई थिंक लेटर ऑन दोज बैचेस आई विल स्टार्ट। वो क्लासेस की टाइमिंग मैं 8 से 10 रखूंगा। ओके, अभी जो क्लासेस की टाइमिंग मिली है अभी उसे आप फॉलो कर लो। ओके, वैसे भी दीज फ्यू डेज एक कनेक्शन टूट गया था, तो दिस 4 क्लासेस यू लिसन नाउ। बायोलॉजी रिज्यूम करूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा और क्लासेस चल रही है, उसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर बायोलॉजी अभी मैं जल्दी ही 26 जनवरी को मोस्ट प्रॉब्ली मैं लेकर आऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात में 8 से 10 है ना, नहीं तो देखते हैं रात में 8 से 10 क्या करते हैं। कुछ बच्चों का बहुत बड़ा बड़ा अजीब सा, मतलब अच्छा तो नहीं, गंदे गंदे तरीके से कुछ मैसेज आया था मेरे पास, और मुझे नहीं पता था कि वो एक सम्मानित नागरिक हैं भारत के, कि इस तरीके से मैसेज करते हैं कि सर आप हिंदी वालों को मतलब एकदम विजिट कर दिए हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इस तरीके से अगर मैसेज करें। बाइलिंगुअल में मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो हो सकता है कभी फ्लुएंसी में किसी लेक्चर में इंग्लिश निकल जाए, तो ये आप बोल दिया कीजिए जब मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लाइव नहीं होते हैं, लाइव आप जो भी मुझे रिस्पांस देते हैं, सर एवरीथिंग इज फाइन, मैं आपको 50 बार पूछ रहा हूँ, तो जब आप कहते हैं यस सर फाइन फाइन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप में से किसी ने मुझे एक बार नहीं बोला कि सर इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, हिंदी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल में एक्चुअल में तो डिस्कशन में हिंदी में करूंगा, पर लिखूंगा मैं इंग्लिश में, यही उसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो मैंने आपको पूरा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझसे बोल दीजिए, मैं आपके साथ सीधा वही करूंगा जिस हिसाब से चलना है। ठीक है, सर पर्सनली जाकर और उल्टे सीधे मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपसे खुद कहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी तो मेरा जो बैच है वो बाइलिंगुअल है, पहले से खत्म होने दीजिए, फिर लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्ट हिंदी बैच, तो हिंदी में शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश बैच से हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाइलिंगुअल में तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है मैं कभी किसी कंसेप्ट में मतलब इंटरेस्टिंग होकर उसमें डूब जाऊं, और पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं हिंदी बोलता हूँ इंग्लिश बोलता हूँ। तो ये थोड़ा सा होगा, कुछ बच्चों को होगा, तो उसके लिए मैं पहले आप लोग से क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को होगा कि सर शुद्ध इंग्लिश पूरी नहीं बोल रहे हैं, सर शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो 100 खून माफ वाला मैंने पहले ही बोल दिया। तो चलिए अब टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी में आएगा, मैंने कहा बोला कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता, हिंदी में आएगा। अभी अभी जो है उस पर बात करते हैं, और मेरा टाइम अभी बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो इन्वायरमेंट कोर्स साइंस टेक के बाद आएगा। ओके, अब सर साइंस टेक कब आएगा, तो साइंस टेक कब खत्म होगा, रुक जाइए, पहले हमें पढ़ाने दीजिए। इन्वायरमेंट साइंस टेक के बाद होगा। ठीक है, अभी पिछले टर्न पे हम लोग कहाँ थे, पहले ये बता दो आप मुझे। वाईफाई हम लोगों ने कर लिया, लाईफाई वीपीएन हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में। ओके ओके, वाईमैक्स और लाईफाई ओवर था, तो मेरे ख्याल से आपने जो लाईफाई वाला क्वेश्चन था आपने देखा होगा, जो यूपीएससी में पूछा गया था, लाईफाई लाईफाई। ओके, लाईफाई का क्वेश्चन आपने देखा होगा। लाईफाई को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्त? बहुत बढ़िया, अच्छा खासा क्वेश्चन सिलेबस हो गया। लाईफाई को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? अगर क्वेश्चन किया होगा तब तो आपका पूरा का पूरा परफेक्ट हो गया, और यू पीपल हैव अ कॉन्फिडेंस आल्सो। ठीक है कृष्णा, लाईफाई को हम लोग विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन आपने देखा था ना कि लाईफाई 2016 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और वीएलसी उसी को 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, गुड अमन। तो ये चीजें आपको पता ही हैं, ये चीजें मैंने करा थी 2016 और 2020 में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। देखो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक और रह जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने पिछली बार वाईफाई पे बात किया था, जरा जल्दी बता दो। हम लोगों ने पिछली बार वाईफाई पे बात किया था, वाईफाई पे बात किया था। अनयूज्ड स्पेक्ट्रम, स्पेशली वाईफाई को हम लोगों ने बोला था अनयूज्ड स्पेक्ट्रम। वेरी गुड, हम लोगों ने इसको बोला था अनयूज्ड स्पेक्ट्रम। और मैंने, आप मुझे सिर्फ हाँ करते जाना ताकि मैं कंफर्म मुझे रिदम में आ जाऊं। और स्पेक्ट्रम का मतलब आपको समझ में आ गया था? स्पेक्ट्रम का मतलब आपको समझ में आ गया था? बहुत बढ़िया अविनाश। स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने क्या बोला था?
रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, स्पेक्ट्रम को हम लोग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था मिस्टर देबासिस, ठीक है, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये और यहाँ पे मैंने आप लोग को एक कंपनी के बारे में बोला होगा जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है, इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, समझिएगा, उसमें एक टॉपिक है गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस। अगर आप गवर्नेंस देखो अपने सिलेबस में, ठीक है, तो ये आपको पॉलिटी और गवर्नेंस में मिलता है। और गवर्नेंस के टॉपिक में एक टॉपिक है ई गवर्नेंस, सुना होगा ई गवर्नेंस। वो ई गवर्नेंस वाला पार्ट मैं पूरा का पूरा छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस के मेंस के सिलेबस में है, ये गवर्नेंस के मेंस के सिलेबस में है, ठीक है। मैं आपको लिए चलता हूं कुछ इश्यूज को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर, मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुछ मुद्दों को लेकर। अब वो मुद्दे कौन कौन से हैं जरा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पीडीएफ मैंने दिया है, इसमें इस पीडीएफ में आपको बताऊं, इसमें मैक्सिमम चीजें जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ई गवर्नेंस के अंदर आता है, ये पूरा का पूरा ई गवर्नेंस के अंदर आता है। फिलहाल ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया, आप इसे देख सकते हैं, ले सकते हैं। अब जो बात बच जाती है, ठीक है, इवन आपको बताऊं तो आधार भी जो होता है, इवन ओके यहाँ अब हम पढ़ते हैं ये वाले टॉपिक्स जो यहाँ पे रह गए हैं। ये टॉपिक जो है इनको मैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहा हूँ। यानी सबसे पहले मैं आपको पूरे लेक्चर में ये वाले पार्ट करा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ इशू वाले पार्ट है, कुछ मुद्दे हैं, ठीक है, उनको लेके करा देता हूँ। और इसी टॉपिक पर होकर ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करते हैं आज। शायद इस फर्स्ट हाफ में ही हम लोगों का ये सिलेबस खत्म हो जाए, और फर्स्ट हाफ में अगर ये सिलेबस खत्म हो जाता तो सेकंड हाफ में हम लोग डिफेंस को करेंगे। ओके, ये डिपेंड करता है क्या है, ठीक है, डिफेंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पीपीटी में आगे बढ़ते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सीधा मैं आता हूं आपको उस टॉपिक पर जहां हमें पहुंचना है, ठीक है। तो मैं आ गया, एक मिनट, हाँ, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पे आना है और वहां से शुरू करना है। ये टॉपिक है जहां से हमें शुरू करना है। टॉपिक का नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। देखो ऐसा है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ही हम लोग भारत ब्रॉडबैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग किस और नाम से जानते हैं? इसे भारत ब्रॉडबैंड के नाम से भी जानते हैं। असल में इसमें सरकार का कंसेप्ट क्या है? सरकार की कोशिश है कि लगभग भारत में जो पूरे ग्राम पंचायत हैं, बात होती है कुल कितने ग्राम पंचायत पूरे इंटायर इंडिया में है, तो ये ध्यान रखना 2,50,000। तो पूरे ग्राम पंचायत के स्तर पर जितने भी ग्राम पंचायत हैं सबके पास तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की रीच हो जाए। और 2,50,000 ग्राम पंचायत का मतलब लगभग 7 लाख जो गांव है, प्लस माइनस थोड़ा और कर लीजिए गांव की संख्या पर लेकर। ऑफिशियल गांव भारत में लगभग 7 लाख है, ठीक है। बाइलिंगुअल में तो नहीं देंगे, हिंदी में जब पढ़ाएंगे तो हिंदी में देंगे, ठीक है विशाल। अभी हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, बाइलिंगुअल में बोलिए हिंदी में, लिखिए इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर 2,50,000 जो पंचायत है, आप सबके पास बुक है, बुक खोल लीजिए, उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, सो 2,50,000 है यहाँ पे पूरा का पूरा, है ना, ग्राम पंचायत। और यहाँ पर लगभग 7 लाख गाँव को कवर करता है। तो पूरे गांव के स्तर पर 100 Mbps के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए ये स्कीम लाया गया था, ठीक। और कहीं ना कहीं ये चीज ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। यानी सरकार की जो तंत्र है, सरकार के गवर्नमेंट पे जो सिस्टम है, वो आपके घरों तक पहुंचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर या इंटरनेट चाहिए, और वही इंटरनेट की पहुंच जो है इसके द्वारा पॉसिबल हो पाती है, पहली चीज, ठीक है। तो ये भारत ब्रॉडबैंड सेवा काफी हद तक सक्सेसफुल है, ठीक है। और 100 Mbps की स्पीड आपके ग्राम पंचायत तक दी जा रही है, यानी हर कोई हर गाँव के स्तर तक ले लेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसको आप स्कीम देख सकते हैं प्रगति, और लिटरली काबिल तारीफ है प्रेजेंट गवर्नमेंट की। प्रगति एक्चुअल में जब मोदी जी का पहला टेन्योर था, जब पहली बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पहले ड्यूरेशन में इन्होंने प्रगति लॉन्च किया था। प्रगति का मतलब होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, और ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक ऐसा गवर्नेंस का, ये भी गवर्नेंस का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चीजें फिलहाल गवर्नेंस में आ जानी चाहिए, लेकिन एक दो चीजों को मैंने अलग कर दिया है, सारी चीजें बुक में है, ठीक है। और ये एक मल्टीपर्पज और मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। गवर्नेंस इज व्हाट? इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जो आप लॉजिक यूज करते हैं। सरकार अपने तंत्र को आप तक कैसे पहुंचाती है, कैसे सही तरीके से चलाती है। तो जो गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मल्टीपर्पज और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। असल में इसमें होता क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह तो बड़ा कॉमन टर्म है, मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि सरकार जो होती है, यानी कह लीजिए कि मोदी जी, काफी हद तक अक्सर सुनने में आता है कि लाइव आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, मॉनिटर और रिव्यू करने की कोशिश करता है प्रगति। जो भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स जो भारत सरकार के हैं या फिर राज्य सरकार के हैं, यानी अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चलाती है, वो लिटरली टाइम पर पूरा हो रहा है कि नहीं, उसकी देखरेख के लिए है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, कहीं ना कहीं एक सुपरविजन है, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन।
आप अगर इसी 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 फुल फॉर्म से कोशिश कीजिए, आपको काफी हद तक पता चल जाएगा। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले ही सरकार को एक्टिव हो जाना। टाइमली इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कोई चलाया जा रहा है, उसको समय पर पूरा करने के लिए। आपको बताता हूँ, जरा सुनिएगा। पीछे की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, जब कोई ठेकेदार वगैरह को कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, कुछ भी होता था, तो सरकार एक साथ उसको पूरे 5 करोड़ 10 करोड़ जो पैसे होते थे दे देती थी। इसमें क्या होता था कि काम तो होता था लेकिन पेपर पर होता था, क्योंकि सरकार कभी उन कामों को सुपरविजन नहीं करती थी। इसमें हो सकता है कि सरकार खुद भी कमीशन लेती हो, खुद भी पैसे खाती हो, क्या चीजें हैं ये चीजों के बारे में इतना खुल के बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या पता सरकार को पता ना चलता हो नीचे लेवल पे क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो ये क्या कहती है, जब किसी को कोई फंडिंग चाहिए किसी काम करने के लिए, सरकार किसी को कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे दे रही है, सरकार पूरे पैसे नहीं रिलीज करती है, सरकार पार्शियल पेमेंट करती है। सरकार क्या करती है, ये लो 30%, ओके, शुरुआत में अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 30 करोड़ में रिलीज कर रहा हूँ, चलो काम शुरू करो। अब इस 100 करोड़ में से 30 करोड़ अगर काम शुरू करने के लिए आपको दे दिया गया, अब इसका सुपरविजन होता है उसके बाद, अगर काम हुआ नहीं हुआ, कितना वर्क प्रोग्रेस हुआ, जरूरत पड़ने पर मेरा कोई बंदा होगा जो आप तक जाएगा, वो सारी चीजों को यहाँ पर चेक किया जाएगा, उन सारी चीजों को यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर या फिर आप मुझे उसकी फोटो भेजिए, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट फंडिंग जो होगी आपको रिलीज की जाएगी। ये नई सरकार का तरीका है और ये काबिल तारीफ है। इसमें क्या होता है कि पैसा बर्बाद नहीं होता, करप्शन नहीं होता, एक डर होता है, एक डिसिप्लिन होता है, यानी अनुशासन होता है, ये चीजें जरूरी है। उसी तरह से एक चीज और है, प्रगति। ओके, अब जैसे बात होती है प्रगति में हम बात करते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशंस। मेरे काफी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिन बच्चों की क्वेरीज हो, आप में से काफी बच्चे हैं इन चीजों के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पीछे डिस्कशन कर लिया है, तो आप क्या कीजिए, आप इन बच्चों का ना रिप्लाई दे दिया कीजिए, ठीक है। कई बच्चे नए आते हैं तो वो अक्सर कुछ ना कुछ पूछते हैं, आप यू पीपल आर बिकम फैमिलियर विद मी, है ना, तो क्योंकि मैं उधर की तरफ दिमाग में लगाऊंगा, मैं पढ़ाई की तरफ दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं दानिश, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बाकी जो नए बच्चों को जवाब पुराने बच्चे दे दिया करें, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या करना है, क्या है, तो मैं आपको इंटेंशन होकर पढ़ाऊंगा, तो नए बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सॉरी पुराने बच्चों को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी को भी। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड इंप्लीमेंटेशन भी जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का लाया गया है, मोदी जी गवर्नमेंट का, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें होता क्या आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट होती है पहले एक्टिव, अब ये किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे जो भी यह पूरी तरह से एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो मॉनिटर और रिव्यू करता है, समझ में आ गया, देख करता है, उसकी रिव्यू करता है, चीजें सही चल रही है नहीं चल रही, कौन से वो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट होते हैं या बाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए जाते हैं, कुछ भी होते हैं, या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब लेकिन स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स हैं। अब बात ये होती है कैसे हम इन चीजों को मैनेज करते हैं। इसमें थ्री लेयर पर है ना सिस्टम काम करता है। कैसे 3 लेयर पर सिस्टम काम करता है यहाँ देखिएगा। वैसे सही बताऊं तो एक इनोवेटिव आर्म है ई गवर्नेंस का या गुड गवर्नेंस का, ठीक है। सरकार अपनी चीजों को कैसे आप तक पहुंचाती है, तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर होता क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी दो सेक्रेटरी हो गए, एक तो सेंटर इंडिया के लेवल पर जो सेक्रेटरी हो गया, स्टेट के लेवल पर जो सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। ये दोनों पीएमओ के साथ जुड़ जाते हैं। पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और हो सकता है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर भी आपके साथ जुड़ सकते हैं उस प्रोजेक्ट प्रोग्राम को लेते हुए। जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आता है दोस्त, तो उसके लिए कोई ना कोई स्टेट और चीफ सेंटर सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी वही होते हैं जो आप लोग प्रमोशन होकर बनेंगे, आप लोग सरकार के विभिन्न परियोजनाओं को सुचारू रूप से भारत में चलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पीएमओ जो होगा उस प्रोजेक्ट से जुड़े सेंटर सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी से जुड़कर और फिर सारे डिस्कशन करता है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो 3rd वेडनेसडे को दे दिया जाता है। हर मंथ के 3rd वेडनेसडे को दे दिया जाता है कौन सा सेंटर सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी पीएमओ ऑफिस से जुड़ने वाला है प्रगति के अंतर्गत। और चौथी वेडनेसडे को मीटिंग होती है, मीटिंग वही ऑनलाइन मीटिंग होती है, चौथी वेडनेसडे को मीटिंग होती है, और चौथे वेडनेसडे को जो मीटिंग होती है उस दिन को हम लोग प्रगति डे के नाम से जानते हैं। प्रगति डे के नाम से जानते हैं। और ये मीटिंग की टाइमिंग जनरली 3:30 PM to 4:30 PM होती है। ये पूरा का पूरा कहानी या बैकग्राउंड है अबाउट द प्रगति स्कीम, और बहुत अच्छा तरीका है गुड गवर्नेंस का, ताकि सरकार का एक सुपरविजन बना रहे, मॉनिटर और रिव्यू प्लेटफॉर्म की तरह प्रगति काम करे, और जो सेक्रेटरी हैं जो लोग उनको एक डर भी रहता है। सो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रगति। हर किसी को प्रगति अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ओके, हर किसी को प्रगति बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सो प्रगति एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रगति में और भी चीजें देखिए, 3rd वेडनेसडे 4th वेडनेसडे को मीटिंग होती है 3:30 PM, और उस दिन को हम लोग प्रगति डे कहते हैं। चीजें हमने आपको बता दी है, और पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के तरीकों से ही होता है। यहाँ फिजिकल सेक्रेटरी को आके दिल्ली में पीएमओ ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कह लीजिए। ये एक ऐप है जो अब इतना पॉपुलर नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब मोदी जी सीएम थे ओके गुजरात में, उस समय ऐप लाया गया था। बाद में इस ऐप को सेंट्रल लेवल पर भी लाने की बात की गई थी। किसानों के एक एंड्रॉइड फोन के अंदर एक एम-कृषि ऐप देने की बात हुई थी, जहां पर उनको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर से जुड़े मिल जाए, पर आज के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अवॉइड कर दीजिए। ओके, अब बात करते हैं आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड पे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक सोशल इशू है या स्कीम वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं अवॉइड करना चाहूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, आधार पे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। आधार पर जो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया हुआ है वो एक्चुअल में जो आधार कार्ड के पीछे, जब आप सबका आधार बनता है ना, तो आधार कार्ड के पीछे कुछ लिखा होता है, जो लिखा होता है वही यूपीएससी का क्वेश्चन था 2017 के आसपास।
उन्होंने कहा कि आधार इज अ डोमिसाइल या इट शो द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब अगर आपके पास आधार बन जाता है तो आप भारत के नागरिक हो जाते हैं। पहला उन्होंने ये लिखा था, और दूसरा लिखा था कि आधार आप ले लेते हैं तो उसके बाद वो कभी भी आप चेंज नहीं हो सकता या कुछ ऐसा है। ठीक है, तो फिलहाल दोनों गलत है। ना तो आधार से डोमिसाइल होती है, ना तो आधार बदला नहीं जा सकता, ये भी बदला जा सकता है। और आधार की, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आधार की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? मतलब मिनिमम कितने दिन पर आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं? इज एनी मिनिमम लिमिट्स? फिलहाल तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बट आई हैव अ क्वेश्चन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। आप में से किसी व्यक्ति को पता है कि मिनिमम कितने दिन पर हम लोग आधार कार्ड बना सकते हैं? 15 days। तन्वी इज राइट, एनी एज। तन्वी इज एब्सोल्युटली राइट, एनी। हाँ, अपडेशन आपको एक एज के बाद कराना होगा, लेकिन आधार कार्ड आप किसी भी एज पे बनवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपडेशन आप किसी भी दिन करा सकते हैं, ठीक है, बट आधार कार्ड आपको जो है वो किसी किसी भी दिन आप बना सकते हैं, कभी भी। इज एग्जैक्टली राइट विशाल। डेफिनेटली देवाशीष, बच्चों का भी बनता है तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर बर्थ भी हो सकता है बेबी का, डेफिनेटली जस्ट आफ्टर बर्थ आप बच्चे को ले जाके बना सकते। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ये आपके पेपर में था, ठीक है, और इसको भी अवॉइड कर सकता है, इसमें कहीं टेक्नोलॉजी नहीं है, पर क्योंकि था तो मैंने इसको, हाँ डिजिटल लॉकर इज द इंपॉर्टेंट वन। ये भी स्कीम में भी आ जाता है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। डिजिटल लॉकर पे आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आए हैं, डिजिटल लॉकर सर्विसेज जो है वो फरवरी 2015 में इंडिया में लाया जाता है, और ये अगर बताऊं तो ये एक तरह से डिजिटल इंडिया की पहल है। डिजिटल इंडिया पता है, डिजिटल इंडिया भी किसके अंदर आता है? डिजिटल इंडिया भी ई गवर्नेंस के अंदर आता है, इसलिए मैं आपको डिजिटल इंडिया नहीं पढ़ा रहा। डिजिटल इंडिया एक्चुअल में ई गवर्नेंस के अंदर ही है, या ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया एक ही है, ऐसे कह लो। 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। तो फरवरी 2015 में क्या होता है? फरवरी 2015 में डिजिटल लॉकर को इंट्रोड्यूस किया जाता है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है डिजिटल लॉकर में, एक्चुअल में वो आधार नंबर के बेसिस पर होता है। आपका जो आधार नंबर है ना, उसी से आपका डिजिटल लॉकर का अकाउंट समझ लीजिए खुलता है। अब बहुत अच्छी चीज आपको बताऊं तो, इतनी अच्छी चीज है कि आप जितने भी अपने मार्कशीट वगैरह को जो आप फिजिकल फॉर्मेट में रखते हैं, है ना, फिजिकल फॉर्मेट में रखते हैं, है ना, भौतिक टाइप का, मतलब मार्कशीट रख के अपने बैग में इकट्ठा कर रहे हैं, उन सबको अब आप कहाँ कर सकते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आप उसको सेव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो आप सेव करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, उसको उसकी जो गवर्नमेंट होती है, जो बॉडी होती है, वो उसको वेरीफाई भी करती है। मैं सोचेगा कि कहीं फेक यूनिवर्सिटी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके आप अपडेट कीजिएगा और वेरीफाई करना ना, दैट इज बीइंग आल्सो वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इसमें कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 10 MB का स्पेस दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 1 GB कर दिया गया है। 10 GB वैसे बहुत कम था, तो 1 GB तक का डॉक्यूमेंट आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लिखें, अब आप पूछ सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सब कुछ करो ना। मार्कशीट, सर्टिफिकेट तो मैंने ऐसे एग्जांपल बोल दिया, पैन कार्ड कर लो, पासपोर्ट कर लो, डिग्री सर्टिफिकेट कर लो, सारी की सारी चीजें कर सकते हो। इवन इंश्योरेंस के डेटा भी सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। आप अपने DL यूज कर लो ना, ड्राइविंग लाइसेंस। मान लो कभी, हाँ डेफिनेटली दानिश ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, वोटर ID डेफिनेटली कर सकते हैं। और पता है ये पूरी तरह से वैलिड है। मान लो कहीं भी पुलिस वाला है आपको परेशान करता है, कहता है DL दो, बाई चांस आपके पास DL नहीं, मोबाइल है ना, डिजिटल लॉकर खोलिए, उसको दिखा दीजिए, नाउ यू आर सेफ। I hope people very clear how the system is going to be digital। नया जनरेशन है दोस्त, डिजिटल जनरेशन है। अगर डिजिटल जनरेशन नहीं होता तो अनअकैडमी यहाँ नहीं होता, डिजिटल जनरेशन नहीं होता तो कोविड में हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, डिजिटल नहीं होता तो दुनिया इतनी तेज नहीं होती, दुनिया इतना फास्ट नहीं होती। मैं अपने घर में बैठकर आपसे पढ़ा रहा हूँ कोविड के टाइम में, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सारा का सारा डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का फायदा आप एंजॉय कर रहे हैं। बाद में डिजिटल लॉकर को प्रमोट भी किया गया। आज का टॉपिक पूरा का पूरा थियरी है, और ये थियरी वाला टॉपिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सबसे लास्ट में मैं लाता हूँ। ओके, शुरुआत में सारे के सारे टेक्निकल पार्ट चीजों कराता हूँ लास्ट में, क्योंकि व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन पेपर, इनमें क्वेश्चंस भरे हुए हैं। एग्जैक्टली हम सब यहाँ पर आपसे पढ़ नहीं रहे होते, कोई भी नहीं पढ़ रहा था कोविड के टाइम में। 2017 में क्या होता है? 2017 में जो यूनियन रोड मिनिस्टर होते हैं नितिन गडकरी, देखो कैसे चीज को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी इसको लॉन्च करते हैं डिजिटल लॉकर को, और ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं कि जितनी भी नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा सब डिजिटल लॉकर के अंतर्गत जाएगा। यानी कहने का मतलब है फिजिकल भी मिलेगा और डिजिटल भी मिलेगा। इस तरह नई गाड़ियां, नए लोग, कोई DL बनेगा, सब डिजिटल लॉकर उनके बन जाएंगे, सब लोग उनमें डेटा सेव करना शुरू कर देंगे। इवन इतना ही नहीं दोस्त, अगले साल देखो, अगले साल होता क्या है। अगले साल जाकर क्या होता है, CBSE वाले जो मार्कशीट देना शुरू करते हैं, सिर्फ 12th की मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने डिजिटल लॉकर से देना शुरू कर दिया 2016-17 से। ओके, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने जिन्होंने 12th 2016-17 में पास किया हो सकता है आप में से किसी ने 2016-17 में पास किया हो, तो उनके पास डिजिटल लॉकर से भी मार्कशीट आया होगा, उनके पास फिजिकल मार्कशीट भी होगा। डिजिटल लॉकर से भी मार्कशीट होगा और फिजिकल मार्कशीट भी होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये पेपर शुड बी क्लियर, यहां पे ये चीज नहीं होती, ठीक है। यहां पर प्रमोट किया गया। MSc का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो CBSE बोर्ड के लिए लॉन्च किया गया था, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी आपको डिजिटल लॉकर से दे रही हो, तो बहुत अच्छा पहले यूनिवर्सिटी अच्छा काम करिए, करना चाहिए चीज। यूनिवर्सिटी अच्छा काम करिए, उनको करना चाहिए चीज, बहुत अच्छी चीज है। ओके,
अब देखिए बात ये होती है कि डिजिटल लॉकर का मैनेजमेंट कौन करता है। डिजिटल लॉकर का जो पूरा मैनेजमेंट किया जाता है वो एक कंपनी है जो जिसका नाम है महा ऑनलाइन लिमिटेड। इसके द्वारा पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मतलब ये पूरा का पूरा महा ऑनलाइन लिमिटेड जो होता है ये पूरे डेटा को सेव करने का काम करता है। मतलब हु इज वर्किंग स्पेशली फॉर द डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो डेटा को सुरक्षा करने के लिए जो डिजिटल लॉकर में पूरा प्लेटफॉर्म है उसके लिए महा ऑनलाइन लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा, यही पूरा काम करता है उसके डेटा सिक्योरिटी के लिए। और जो महा ऑनलाइन लिमिटेड है वो एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और टाटा कंसल्टेंसी का। यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट और टाटा कंसल्टेंसी, अगेन रिपीट, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट और टाटा कंसल्टेंसी पूरा का पूरा महा ऑनलाइन लिमिटेड को मैनेज करते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट है डिजिटल लॉकर वाले, दैट शुड बी सेफ, वो सेफ रहना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए, उसकी क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, सारी चीजें इसी के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो ये है पूरा का पूरा डिजिटल लॉकर जो मैंने आपको ब्रीफ समझाया। डिजिटल लॉकर आपके पेपर के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आए हैं, पर इस क्वेश्चन को उन्होंने पेपर 1 में दिया है, जब भी इन्होंने मेंस में दिया है। जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं। देखो जैम ट्रिनिटी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक टॉपिक अभी भी एनर्जी में छूटा हुआ है, मैं आपको बताऊं। एनर्जी में एक टॉपिक छूटा हुआ है जो मैं अब इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो लगातार आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है, उसमें मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा, जहां पर हम लोग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह पढ़ेंगे, है ना। एनर्जी से जुड़े हुए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, प्रोग्राम, और उसके साथ बहुत सारे स्कीम्स भी हैं। शायद मैंने कवर नहीं किया है, मुझे अभी भी याद आ रहा है, इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम हमने कवर नहीं किया है, सौभाग्य नहीं कवर किया है, उजाला वगैरह उसकी स्कीम मैंने कवर नहीं किया है, जो इंडिया में एलईडी को लेकर लाया गया, ठीक है, दीनदयाल वगैरह, ये सारी की सौभाग्य स्कीम मैंने कवर नहीं किया। वो सारा का सारा एक लेक्चर बच जाता है एनर्जी में, जो मैं आपको कभी कर दूंगा, गलती से छूट गया है मेरी साइड से, वो बता भी करूंगा। एनर्जी का एक लेक्चर छूट गया, 2 घंटे लगेंगे, उसे खत्म कर दूंगा। तो इन दिस ड्यूरेशन आई विल डू इट, ठीक है बच्चों, इन दिस ड्यूरेशन आई विल डू इट। ओके, और इधर देखिएगा, अब हम बात करते हैं जैम ट्रिनिटी के बारे में। जैम ट्रिनिटी कहीं ना कहीं एक्चुअल में ये एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे एनर्जी प्रोग्राम अचानक याद आ गया। और मुझे बोल दीजिएगा सर एनर्जी का प्रोग्राम और स्कीम वाला चैप्टर टॉपिक रह गया है, लास्ट पार्ट। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के ठीक पहले या न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के ठीक बाद मुझे टॉपिक कराने चाहिए थे। जैम ट्रिनिटी में 3 वर्ड है, सॉरी 3 अल्फाबेट है, 3 अक्षर हैं, एक जे है, एक ए है और एक एम है। ये तीनों चीजें अलग अलग 3 चीजों को रिकमेंड करती है। क्या रिकमेंड करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैम ट्रिनिटी में 3 चीजें, जे, ए और एम। ट्रिनिटी का मतलब समझो त्रिदेव है ये। जे जिसको हम कहते हैं जनधन योजना, जे जिसको हम कहते हैं जनधन योजना, ए जिसे हम कहते हैं आधार, और एम जिसे हम कहते हैं मोबाइल नंबर। सो जे इज जनधन योजना, ए फॉर आधार एंड एम इज इक्वल टू मोबाइल नंबर। ये 3 चीजें आती, जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। होता क्या है आपको पता है? इंडिया में एक स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम था पहल। अब वैसे कोई बच्चा मुझे बता सकता है पहल स्कीम क्या थी? बहुत अच्छी स्कीम थी, बहुत खूबसूरत स्कीम थी। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द पहल स्कीम? ग्रेट 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 ग्रेट। काफी बच्चों ने मुझे आंसर लिखे, मेरे ख्याल से सबने ही सही आंसर लिखे हैं। पहल स्कीम क्या थी? एक पूरी दुनिया का, आपको बोलो भारत का तो छोड़ो, इवन पूरी दुनिया में ये लार्जेस्ट डायरेक्ट कैश सब्सिडी स्कीम, डायरेक्ट कैश सब्सिडी स्कीम। और ये स्कीम एक्चुअल में क्या हुआ था? एलपीजी के लिए लाया गया था। जिन लोगों को एलपीजी की सब्सिडी मिली थी, सीधा उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे। ओके, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे। इससे सरकार ने काफी हद तक जो गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रॉड होता है उसको कम करने की कोशिश की थी। जैसे हर गरीब तबके का भी बंदा जो है आसानी से एलपीजी कैन एक्सेस। ठीक है, अब यहां पे बताता हूं इसमें होता क्या है। पहल स्कीम में होता क्या मैं बताऊं। इस स्कीम में जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी होती है वो आपके अकाउंट में आ जाती है, और इसको सरकार ने जैम ट्रिनिटी से जोड़ा है। तो जैम ट्रिनिटी से जुड़ने वाला एग्जाम्पल जो है वो पहल स्कीम था। पहल स्कीम ही पहला स्कीम भी है, द फर्स्ट स्कीम, और पहली स्कीम इज द ओनली स्कीम भी आज तक जो जैम ट्रिनिटी से जुड़ा हुआ है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहल स्कीम है, यहां पर जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम थी उसमें जैम ट्रिनिटी का ही यूज किया गया है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, जो लोग गरीब हैं भारत में, जिनका बीपीएल अकाउंट खुलना था, उनके अकाउंट का नाम जनधन योजना है। उनको सरकार ने जो थे वो आधार से जोड़ दिया, और साथ ही साथ उस मोबाइल नंबर को भी जोड़ा जिसपे सारे अपडेट्स आते हैं, और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है। तो ये चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, जनधन योजना, आधार, मोबाइल नंबर, और इन्हीं तीनों को इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल जो है वो पहल है। जो पहल में हम लार्जेस्ट गैस सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम करते हैं। अगर कभी यूपीएससी आपसे पूछता है पहल इज द ओनली वन, तो कहेंगे हाँ। ओके, पहल इज द ओनली वन। यहाँ यूपीएससी आपको फोर्स कर सकता है, करिएगा हाँ यूपीएससी सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी वेरी वेरी क्लियर? ओके फाइन, एवरीबॉडी वेरी वेरी क्लियर। और आगे बढ़ते हैं दोस्त, जैम ट्रिनिटी के बाद समावेशी विकास कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब नाउ वी आर कमिंग इनटू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब एजुकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी। देखिए, पहले तो मैं कुछ बातें बोलने जा रहा हूं और उन बातों में मैं भी हूं।
अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लेते हैं, तो मैं भी आता हूँ उसके अंदर, तो क्या कोई कोई ऐसी बॉडी है इंडिया में सरकार ने बनाई है जो हम लोग के एजुकेशन को चेक करती हो? मैं अपने आप को भी ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग टू एनी अदर वन ओनली, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ ऑल्सो, है ना? क्या सरकार कोई ऐसी इंटरनेशनल, कोई ऐसी भारत में कोई बॉडी बनाई है कि जो रवि अग्रवाल सर पढ़ा रहे हैं उनकी चीजों को चेक किया जाए? क्या पता रवि अग्रवाल सर गलत इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं, अब पूरे भारत को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो? आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने सारे मटेरियल, इतने सारे नोट्स जो दिए जा रहे हैं, जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसकी सत्यता कौन चेक करेगा? कोई ऐसी बॉडी है? स्टिल नहीं है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग दिए जा रहे हैं, सारे यूट्यूब हर जगह इतनी दुनिया में डेटा है, बिग डेटा है जो पढ़े जा रहे हैं, तो वहां पे कोई वेरिफिकेशन इंडिया में तो खासतौर से नहीं है। ठीक है, अब दानिश लिख रहा है सर प्राइवेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। अरे गवर्नमेंट के पास भी कितने प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट आपको देगी। अब मैं आपको कुछ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को वैसे मैं लेके आ रहा हूँ दानिश, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को मैं लेकर आने वाला हूँ जहां पर जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सरकार के अपने हैं। यहां पर किसी एजुकेटर को यह कहने की जरूरत नहीं, आई एम वेरीफाइंग एजुकेटर्स, आई एम वेरीफाइंग एजुकेटर्स। आप देखो ना किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है, चाहे उसका वो बैकग्राउंड हो या ना हो, डज नॉट मैटर। मैं पूरी इंडिया में बात कर रहा हूँ, हर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, एग्जैक्टली मैं वही बात कह रहा हूँ कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अब गवर्नमेंट की बॉडी की बात कर रहा हूं जहां पर किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इज वेरीफाइंग और नॉट। अब आप समझ में आ गए कि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सरकार के सिस्टम की बात कर रहा हूं, दैट इज स्वयं। रजत इज राइट। अब हम बात करने वाले हैं स्वयं के बारे में। स्वयं क्या है? अच्छा दोस्त एक बात बताओ, क्या ये पीडीएफ जो मैंने अपलोड किया है ये आप सब डाउनलोड कर चुके हैं या क्लास के बाद आप अवेलेबल होंगे, मतलब यू विल गेट एक्सेस की आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, आपके पास है? अच्छा, क्लास के बाद, ठीक है। अच्छा है ना, मतलब मैं ये चेक कर रहा था कि जिस बच्चे ने मुझे स्वयं बोला है क्या उसने आगे पढ़ के देख लिया है या अभी मतलब सोच के बोला है, या हो सकता है किसी और सोच से बोला। क्लास के बाद, ठीक है, ओके। बुक में है, हाँ बुक में है। आज कितने बच्चे हैं जो क्लास सुन रहे हैं? एक बार थंब दे दीजिएगा, हर बच्चा एक बार एक ही थंब देगा। कहाँ अपलोड किया? जहां पहले से अपलोड करता हूं वहीं पे अपलोड किया है। चलिए, हाँ किधर आइए। चलिए 89 पीपल आ रहे, 90 पीपल आ रहे, ओके। चलिए इधर हम स्वयं की बात करते हैं। स्वयं एक गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के अपने प्लेटफॉर्म जिसको वेरीफाई एजुकेटर्स नहीं लेते, मतलब यहाँ पे एजुकेटर ऑलरेडी वेरीफाई होते हैं, उनको कहने की जरूरत ही नहीं होता हमें वेरीफाइंग एजुकेटर्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। 2-3 बार जरा प्रोनाउंसिएट करो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। फिर से बोलो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। फिर से बोलो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। पता है 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहा है। आप सब जानते हैं मेरी आदत है कि क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ बार बार डिस्कशन करता हूँ। 2016 के प्रीलिम्स में स्वयं वाज अ यूपीएससी क्वेश्चन। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फ्रॉम यंग एस्पायरिंग माइंड। क्या है ये प्रोग्राम? क्या है ये स्वयं प्रोग्राम? देखिए ये प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे IITs है, IIMs है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, मेनी साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, दोज आर द रेपुटेड यूनिवर्सिटीज, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह। उनके जो कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज को यहाँ पर ऑफर किया जाता है ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में। उनकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। ओके, और काफी हद तक आपको बताऊं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं कैन चूज फ्रॉम 100 ऑफ द कोर्सेज। अनअकैडमी पे आप 100 ऑफ द कोर्सेज कर सकते हैं। एक साइंस के 50-50 टीचर है, इतने ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलते। यहाँ पे तो यू हैव टू पे ना, क्योंकि प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर यू डोंट हैव टू पे, है ना। ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीपल कैन एक्सेस, है ना, ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया। ओके, और जो भी यहाँ पे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल के जो बेस्ट टीचर्स होते हैं इंडिया में या एल्सवेयर कहीं और, उनकी क्लासेस यहाँ पर जो होती हैं, उनकी क्लासेस यहाँ पर होती हैं, वो अपलोड कर दी जाती है। सो एवरीबडी कैन एक्सेस। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं दे ऑलरेडी बिलोंग्स फ्रॉम दोस प्लेसेस जहाँ पे वेरीफाइंग एजुकेटर बोलने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इग्नू, IIM कोलकाता, BHU, IIT कानपुर, IIT मुंबई, ऑल दीज। अब आप पूछोगे सर यहाँ पर इवन नेशन ही नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी प्रोफेसर वगैरह के कोर्सेज होते हैं जहाँ पे अपलोड होते हैं। ठीक है, अब बात होती है किस सब्जेक्ट से जुड़े कोर्सेज देते हैं। तो इंजीनियरिंग एजुकेशन से जुड़े, सोशल साइंस से जुड़े, एनर्जी से जुड़े, मैनेजमेंट से जुड़े, बेसिक इंजीनियरिंग, इन सारे के सारे डिसिप्लिन में जो स्वयं स्कीम है आपको कोर्सेज देती है, आपको कोर्सेज देती है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने स्वयं समझा लिया है। स्वयं आपके पेपर में फिर से बोल रहा हूँ 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है।
अब इस स्कीम को कौन पढ़ाएगा? सोशल इशू वाला पढ़ाएगा, साइंस टेक वाला पढ़ाएगा। फिलहाल मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो स्कीम्स को भी कवर करता हूं अपने साइंस एंड टेक के साथ। और ये क्वेश्चन आपके प्रमाण है 2016 के पेपर में पूछे गए। अब बात करते हैं सारांश, एंड सारांश इज द लास्ट वन। सारांश एक सेल्फ रिव्यू टूल है। सारांश को अगर मैं कुछ वर्ड्स में बोलना चाहूं तो सारांश इज अ सेल्फ रिव्यू टूल। क्या बोल रहा हूं? सारांश इज अ सेल्फ रिव्यू टूल। सारांश एक तरह का सेल्फ रिव्यू टूल है। ओके, सेल्फ रिव्यू टूल है। क्या है सेल्फ रिव्यू टूल? जरा देखेगा। असल में होता क्या है कि यह जो प्लेटफॉर्म है सारांश, ये भी 9 to 10 बच्चों के लिए लाया गया, क्लास के बच्चों के लिए लाया गया, स्पेशली जो बच्चे सीबीएसई कोर्सेज में स्टडी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है कि स्कूल के लेवल तक भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जाए। और यहां पर करना क्या है कि जो गार्जियन होते हैं, उन गार्जियन यानी पेरेंट्स से और टीचर्स को जोड़ा जाए, स्पेशली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कह लो कि मतलब एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्कूल मतलब पेरेंट्स, और बीच में बच्चा पूरी तरह से सैंडविच है। यानी कह लो दोस्त कि अब बच्चा जो होगा पूरी तरह से सुपरविजन में है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। ठीक है, पर ये मीटिंग नहीं है एक तरह की, आप गलत समझ रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। ये एक पोर्टल है, ये एक पोर्टल है, ये एक पोर्टल है, ये एक वेब पोर्टल है जो लॉन्च किया गया, जहां पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन बच्चों से रिलेटेड अपडेट कर दिए जाते हैं। और गार्जियन जो होता है, जो पेरेंट्स होता है, हर टाइम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। आज की अटेंडेंस, आज की मार्क्स, आज के मार्क्स, आज के परफॉर्मेंस, सब कुछ आपका अपडेट होता है। ये फिलहाल ये पोर्टल जो 2015 को लॉन्च होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लाया जाता है। ये जो वर्ड्स मैंने ऊपर बोला था मुझे दिख नहीं रहा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ रिव्यू टूल। देखो सेल्फ रिव्यू टूल, ये सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल्स और पेरेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए लाया जाता है, एक कम्युनिकेशन को और बेस्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन को और बेस्ट करने के लिए। बट कम्युनिकेशन का जो मोड होता है वो इंटरनेट होता है। और यहाँ पर पूरी तरह से होती क्या, हम किसी बच्चे की पूरी इवैल्यूएशन कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस ऑफ चिल्ड्रंस, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को भविष्य में एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश सारांश करता है। इवन यहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने टीचरों से बात भी कर सकते हैं कि आप इन चीजों की कोर्सेज क्यों नहीं कराते हैं बच्चों को, ये चीजें क्यों नहीं कराते। ओके, एवरीथिंग। इसको मैं कुछ दूसरे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा फनी है लेकिन पुराने जमाने का है, क्योंकि हम लोग उसी जमाने के रहे हैं। आपको तो नहीं पता लेकिन हम तो उसी जमाने के। मेरे जमाने सब चीजें थी नहीं भाई, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, क्लास बंक मारते थे, ठीक है, और पिताजी को चलता नहीं था। गाँव में सब चीजें बहुत कॉमन होती थी, ठीक है। तो स्कूल भी दूर होता था, जाते थे और बंक मारते थे, ठीक है। शहरों में भी गए तो कई बार बंक मारते थे, ठीक है। अब वहां पे स्कूल में भी टीचर्स नहीं चाहते थे बच्चे आने, ठीक है। तो वहां के स्कूल भी ऐसा होता था और स्टूडेंट्स भी ऐसे होते थे। कई बार ऐसा होता था मार्क्स वार्क्स जो था वो अच्छे नहीं आते थे तो पिताजी को मार्कशीट भी नहीं दिखाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि पिताजी की साइन करके भी हम मार्कशीट जमा कर देते थे, पर पिताजी को आज तक पता नहीं चला। वो तो शुक्र है कि बाद में थोड़ा सुधर गए, नहीं तो आज हम आपके पास नहीं होते। ऐसा लोग कहते हैं कि हम सुधर गए, ठीक है, चलेगा। अब ये सब बात आप किसी को बाहर डिस्क्लोज मत कीजिएगा कि रवि सर बहुत गंदे आदमी थे अपने बचपन के टाइम में, ठीक है। देखिए, कहने का सीधा मतलब है कि ऐसा हम लोग भी किए हैं, सब किए हैं बचपन ऐसे ही, कि आज की जनरेशन ऐसा नहीं कर पाएगी ना। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज की जनरेशन पूरी तरह से पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में सैंडविच हो गई है। अब ये कह लीजिए जो मैं कहना चाह रहा था आप समझ गए, ठीक है। अब सैंडविच मतलब देखिए, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम खुद को, अगर पेरेंट्स अपने आप को मान लें और हमारे बच्चे हों तो आप खुद कहेंगे ये चीज बहुत अच्छी है। इसमें कई बच्चों का भटकाव हो सकता है, ठीक है, भटकाव हो सकता है, बच्चे बर्बाद हो सकते हैं गलत संगत में, जरूर कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक भी है, चले ठीक है, पूरी तरह से सही है, क्योंकि आप बच गए ना, लेकिन आपकी नई जनरेशन जो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह की चीजें आनी चाहिए, इट्स रियली। और ये भी देखो एक तरह से कहीं ना कहीं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का ही एक तरीका कि एजुकेशन सिस्टम में हम किस तरीके से चीजों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो हो गया, इसमें बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं उमंग के बारे में। फिलहाल उमंग आपको ई गवर्नेंस वाले टीचर को पढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं एक लाइन में बोल देता हूं। उमंग, देखो उमंग है, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग को मैं आपको बोल सकता हूं, उमंग इज अ मोबाइल गवर्नेंस। उमंग इज अ मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो उमंग क्या है? उमंग एक मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। अब आप पूछोगे सर मोबाइल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा है, पहले तो देख लो उमंग को लेकर कौन आया है। तो माइटी और एनईजीडी इसको लेकर आया है। माइटी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनईजीडी होता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये दोनों के दोनों मिलकर उमंग को लेकर आए, उमंग ऐप। और आप सब जितने भी स्टूडेंट्स ओके सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, दिस ऐप यू ऑल पीपल शुड हैव इन योर मोबाइल फोन। ये ऐप आपके मोबाइल फोन पे होना चाहिए।
ऐसे फिंगर होगा और आपके मोबाइल फोन में वो ऐप आपको दिख जाना चाहिए। मैं भी दिखाता हूँ आपको उमंग ऐप। जिस जिस जगह पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सबसे कहता हूँ उमंग ऐप को इंस्टॉल करो। ये ऐप है जो आपको दिख रहा होगा, उमंग ऐप दिख गया होगा, इसको इंस्टॉल करो। जब इंस्टॉल करोगे तो कुछ चीजें खुलकर आएंगी और कह रहा है कि चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट्स अवेलेबिलिटी। आपको सबसे ऊपर यही आ रहा है, क्विक बुक बाद में, डू इट लेटर। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। पता है इसमें है क्या, आपको बताऊं, इसमें आपके पूरे के पूरे स्कीम जो है इसके अंदर दिए गए हैं। देखिए इसके अंदर है क्या, इसके अंदर सारे के सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, और ज्यादातर यहाँ देखिए आपको फ्लैक्सिब स्कीम मिल जाएगी। अब दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए जैसे ही नीचे जाएंगे आपको कैटेगरी दिखेगी, सी कैटेगरी दिखेगी। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कैटेगरी। जैसे नीचे जाएंगे आपको कैटेगरी मिल रही होगी, मिल रही है, देखिए आपको कैटेगरी मिल रही होगी, कैटेगरी मिल रही वो ऐप आपको दिख जाना चाहिए। मैं भी दिखाता हूँ आपको उमंग ऐप। जिस जिस जगह पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सबसे कहता हूँ उमंग ऐप को इंस्टॉल करो। ये ऐप है जो आपको दिख रहा होगा, उमंग ऐप दिख गया होगा, इसको इंस्टॉल करो। जब इंस्टॉल करोगे तो कुछ चीजें खुलकर आएंगी और कह रहा है कि चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट्स अवेलेबिलिटी। आपको सबसे ऊपर यही आ रहा है, क्विक बुक बाद में, डू इट लेटर। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। पता है इसमें है क्या, आपको बताऊं, इसमें आपके पूरे के पूरे स्कीम जो है इसके अंदर दिए गए हैं। देखिए इसके अंदर है क्या, इसके अंदर सारे के सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, और ज्यादातर यहाँ देखिए आपको फ्लैक्सिब स्कीम मिल जाएगी। अब दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए जैसे ही नीचे जाएंगे आपको कैटेगरी दिखेगी, सी कैटेगरी दिखेगी। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कैटेगरी। जैसे नीचे जाएंगे आपको कैटेगरी मिल रही होगी, मिल रही है, देखिए आपको कैटेगरी मिल रही होगी, कैटेगरी मिल रही होगी। पता है इस कैटेगरी के अंदर है क्या, इस कैटेगरी के अंदर है ना, इस कैटेगरी के अंदर होता क्या, मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट स्कीम्स और प्रोग्राम जो सरकार चलाती है उसका सारा एक्सेस आपको मोबाइल फोन पर देती है। तो ये ई गवर्नेंस का एक पूरा एक प्रोसेस है जो आप मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए उमंग को मैंने बोला मोबाइल गवर्नेंस है। सो आई होप इन 2 वर्ड से आप समझ चुके होंगे उमंग इज अ मोबाइल ऐप, सॉरी इज अ मोबाइल गवर्नेंस। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये स्कीम्स मुझे दिख रही हैं बहुत सारी। ठीक है, चलो मैंने खोल लिया विमेन का है क्या, कुछ विमेन एंड चिल्ड्रन खोल लिया, जो चौथा वाला है ना, चौथा राइट अब साइड, चौथा विमेन एंड चिल्ड्रन। अब विमेन एंड चिल्ड्रन से लेकर मुझे यहाँ पर 3-4 चीजें दिख रही हैं। जितनी भी स्कीम सरकार विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड लाई हुई है आप देखो। पहला चिल्ड्रन 1098 है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है, विमेन साइंटिस्ट स्कीम है। ये सारा का सारा जो प्रोग्राम और जो स्कीम है गवर्नमेंट लेकर आई है, सारा एक ही विंडो पे आपको मिल जाता है। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें नए जो अपडेट्स होते हैं लगातार इसमें तुरंत ही अपडेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फाइल फॉर ऑल द पीपल। जब मैं हेल्थ वाले सेक्शन में गया हूं तो मुझे बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे दिखते हैं, सारे सरकार के। आयुष्मान भारत दिखता है, कोविन दिखता है, जन औषधि सुगम दिखता है, निपर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फार्मा सही धाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुझे दिखता है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दिखता है और ई रक्त कोष मुझे दिखता है। आप फालतू में इधर उधर जाकर लोगों की हेल्प लेते हैं, आप अपनी हेल्प खुद कर लीजिए। सरकार आपको पूरी हेल्प करती है आपकी प्रिपरेशन में, आईएएस की तैयारी में। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको ई गवर्नेंस में भी पढ़ाने पर लोग ये चीजें बताते नहीं है। जबकि आप सारी स्कीम सारे प्रोग्राम से हाथ में रखिए और बैठ के फ्री टाइम में मोबाइल पर गेम मत खेलिए, वीडियो मत देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म का मिसयूज मत कीजिए, है ना, आप इसको पढ़िए। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये ध्यान रखेंगे और हर चीज से जुड़ा हुआ है, हर चीज से जुड़ा हुआ है। राशन कार्ड है, हेल्थ है, यूथ और स्किल। आप यूथ और स्किल है ना, देखिए यूथ और स्किल से भी जुड़े सारे, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। अब आप समझ रहे हैं, है ना। इसमें ओजस वगैरह आपको मिल जाएगा जो गुजरात में लाया गया। ठीक है, काफी कुछ मिल जाएगी। आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम एंड योर टाइम। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप समझ चुके हैं मैं जिस चीज को आपको समझाना चाह रहा था। ये पीपल वेरी क्लियर। ठीक है, ये पीपल वेरी क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सो उमंग, आई होप एवरीवन क्लियर। ओके ग्रेट, इंस्टॉल कर लिया तो अच्छी बात है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं कुछ इश्यूज को लेकर, और ये इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली अब हम एंड की तरफ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एंड की तरफ है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एंड की तरफ हम लोग जिन टॉपिक को बात करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर पहले बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन चीजों को मैं लेके बात करने वाला हूँ। वन ऑफ द टॉपिक यू कैन सी दिस कॉल्ड स्पेक्ट्रम पॉलिसी। दूसरा आप देख सकते हैं ब्रॉडबैंड पॉलिसी। तीसरा इंक्रिप्शन, चौथा नेटगेट, पांचवा बायोमेट्रिक्स, नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर, नेक्स्ट VRAR वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, नेक्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में मिस इसलिए करूंगा, स्किप करूंगा, जो कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। उसी के अंदर डिजिटल इंडिया साथ रखा गया, प्रोजेक्ट नीलगिरी और प्रोजेक्ट लून। फिलहाल प्रोजेक्ट नीलगिरी आज के जमाने में खत्म हो रहा है। लास्ट ईयर ही न्यूज था कि सरकार प्रोजेक्ट नीलगिरी को विड्रॉ कर रही है। बता दूंगा क्या है प्रोजेक्ट नीलगिरी और इन चीजों के बारे में, ठीक है। पहले तो यू पीपल शुड नो अबाउट स्पेक्ट्रम पॉलिसी क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसको सिर्फ समझाना है मुझे। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द स्पेक्ट्रम पॉलिसी। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, वहीं से चलना होगा, कहानी वहीं जाएगी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब मैंने आपको वाईफाई पढ़ाया था उस समय मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी कि वाईफाई मतलब अनयूज स्पेक्ट्रम या अनयूज फ्रीक्वेंसी। अनयूज स्पेक्ट्रम या अनयूज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाईफाई मैंने आपको बताया था अनयूज स्पेक्ट्रम या अनयूज फ्रीक्वेंसी। ये था वाईफाई, ओके, ये था वाईफाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। असल में होता क्या है कि हम जब इसरो किसी सैटेलाइट को बनाता है तो उस सैटेलाइट्स के अंदर बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर लगाता है। डू यू रिमेंबर ट्रांसपॉन्डर गाइस? प्रीवियस लेक्चर ट्रांसपॉन्डर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर बताए थे। बहुत अच्छा बच्चों, याद आ रहा है? एल बैंड, एस बैंड, KU बैंड। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। ठीक है, जो नए बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर चल रहा है। पीछे हमने 3-4 दिन पूरे डिस्कशन कर रखे थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रांसपॉन्डर्स, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखेगा होता क्या है कि इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को कौन बेचता है पता है? स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में कॉमर्शियल पर्पस के लिए, फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए 2 इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एंट्रिक्स, पीपल हर्ड द नेम ऑफ एंट्रिक्स, और दूसरा जो भी हाल ही में बना जिसका नाम है NSIL। NSIL आया है 2019 में। इंडिया में स्पेशली फॉर स्पेस कॉमर्स के लिए 2 बॉडी है जो काम करती है। पहले से कहते हैं एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरे से कहते हैं NSIL। NSIL का पूरा नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और एंट्रिक्स का पूरा नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले प्राइवेट कंपनी थी, बाद में सरकार इसके अंदर ले लेती है अपने अंदर में, और अभी इसको मिनी रत्ना कंपनी का स्टेटस देती है। मिनी रत्ना आप इकोनॉमी पे जाइए। होता कि जितनी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो इसरो के सैटेलाइट्स अगर आप भेजे जाते हैं उनको उनकी सर्विसेज को बेचने का काम एंट्रिक्स और NSIL करता है। NSIL अभी हाल ही में आया था, जबकि शुरुआत से एंट्रिक्स था। सो एंट्रिक्स को आई कैन कॉल यू इट इज अ है ना कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो। एंट्रिक्स को मैं क्या कह सकता हूं? ये इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है। इसको मैं कह सकता हूं इट इज अ कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो। ये इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है। ये इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है, तो इट इज अ कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो। ओके, ये इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है। फाइन, अब सुनिएगा, बड़ी पर्पस के लिए काम करता है। मान लो इसरो ने सैटेलाइट भेजा,
डेफिनेटली सैटेलाइट इसरो भेजता है। और वो एस बैंड की फ्रीक्वेंसी का है, एस बैंड की फ्रीक्वेंसी का। एस बैंड आप समझ गए ना, यानी जो ट्रांसपॉन्डर लगा कर सैटेलाइट ने भेजा है, कौन सा भेजा है? एस बैंड ट्रांसपॉन्डर को लगा के भेजा है। अब एस बैंड की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है आप सब जानते हैं, 4 to 8 गीगाहर्ट्ज, शायद ऐसा कुछ हो, या कुछ भी आपने देखा होगा। यानी एस बैंड की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती होगी जिससे एस बैंड से काम करते होंगे। उस फ्रीक्वेंसी को एंट्रिक्स जा रहा है बेचने, उस फ्रीक्वेंसी को एंट्रिक्स जा रहा है बेचने। या मान लो केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर लगाया, केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर लगाया, और केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी को इसरो जा रहा है बेचने। पता है केयू बैंड से डीटीएस की सर्विसेज मिलती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था। यानी सरकार डीटीएस की फ्रीक्वेंसी बेचने जा रही है, यानी सरकार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है, बेचने जा रही है। आप समझ में आ गया? सरकार जब फ्रीक्वेंसी को बेचने जाती है तो कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको बेचता है? एंट्रिक्स। वो उसको काम एंट्रिक्स को दिया गया है, और उसी फ्रीक्वेंसी को बेचती है, यानी उस स्पेक्ट्रम को खरीदा और बेचा जा रहा है। बात समझ में? स्पेक्ट्रम को खरीदा और बेचा जा रहा है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को खरीदा बेचा जा रहा है। और मैंने इसलिए आपको पहले बोला था स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई डोंट थिंक सो आप में से किसी को इन चीजों को समझने में दिक्कत हो रही होगी। अभी आपने सुना होगा, अगर करंट अफेयर्स न्यूज आप पढ़ते हैं, कि रिलायंस कंपनी ने इतनी स्पेक्ट्रम खरीदा, और सबसे ज्यादा अधिक फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम जो थे वो रिलायंस कंपनी नहीं खरीदा। इसका रिलायंस की क्वालिटी डेफिनेटली एयरटेल से लाख गुना बेटर मिलेगी, क्योंकि वो हायर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब हायर बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ का मतलब हाई बेटर सर्विसेज। बैंडविड्थ चीजें हमने पीछे बात कर ली है दोस्त, हाई बेटर सर्विसेज। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, इसी स्पेक्ट्रम को बेचा खरीदा जाता है, और इसी के लिए सरकार क्या बनाती? पॉलिसी बनाती है, जिससे स्पेक्ट्रम का रेगुलेशन लगातार हो। नहीं तो वो जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और जो एंट्रिक्स देवास डील टाइप की समस्या है, उस तरह की चीजें भारत में हो सकती है। फिलहाल ना तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ और ना एंट्रिक्स देवास डील हुआ, लेकिन हो सकता था। अब आपको वैसा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम नहीं, हाँ, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केस कभी हुआ ही नहीं, तो आज ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। पर फिर भी फॉर योर क्यूरियोसिटी यू पीपल आर आस्किंग, तो सब वो मुद्दा क्या था सर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम वाला? कितने बच्चे हैं जो उस मुद्दे को जानना चाहते हैं? पर फिर मैं बता रहा हूं, उस मुद्दे को आज आपके एग्जाम्स में लेना देने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसका लेना देना। जिसको फायदा होना था उसका फायदा हो गया, जिसका नुकसान होना था उसका नुकसान हो गया, और वो अंत में जाके पता चला कि वो मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बोला ऐसा कभी कुछ करप्शन हुआ ही नहीं। काफी बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ, सुनो, 2 मिनट लगेगा। असल में ऐसा होता है कि कहानी की शुरुआत होती है जब यूपीए गवर्नमेंट होती है, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, जिसको बहुत बड़ा चोर गवर्नमेंट बोला जाता है। एज अ टीचिंग स्टिल लेवल पे यहाँ पे आके मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ जिसका फायदा मोदी जी लेते हैं। देखिए सारे नेता लोग ऐसे होते हैं, सब एक दूसरे का फायदा लेते हैं, इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। घर में कभी उल्टा सीधा कोई काम करता है तो हम लोग भी घर में कहते हैं देखो ज्यादा पॉलिटिक्स मत करो, यानी पॉलिटिक्स का मतलब है कि उल्टा सीधा होना है इसमें, ठीक है। चलिए, ए राजा जो होते हैं फाइनेंस में, वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं। कहानी सुनिए, 2 मिनट जल्दी खत्म करते हैं, ओके। ए राजा जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फिर फाइनेंस सॉरी वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं। उस समय 2G स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी को बेचा जा रहा होता है। कहानी कहां से शुरू होती है? 2G स्पेक्ट्रम को बेचा जा रहा होता है, 2G की फ्रीक्वेंसी को बेचा जा रहा होता है। तो जब 2G की फ्रीक्वेंसी को बेचा जा रहा होता है, वो सारी की सारी जो चीजें बिक रही होती हैं तो वो हिडन हो रही होती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये राजा अपने लोगों को बुलाते हैं, सूर्या टीवी और बहुत सारे टीवी को, जो कांग्रेस से गवर्नमेंट में उसमें ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर से रहते हैं, और उन लोगों को अपने अपने दाम पर, हल्के हल्के दाम पर दे देते हैं, और कहते हैं देखो जो एक्स्ट्रा पैसा जो तुम लोग का बच रहा है सर मेरे स्विस बैंक में ट्रांसफर कर देना। कहानी कुछ ऐसे होती है, जो पूरी भूमिका बनाई जाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और होते मनमोहन सिंह है, ठीक है। और उस समय कैग होते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो एक मेरे स्टूडेंट है, उनके फादर इन लॉ भी हैं, बोलना अच्छा ही लगता है, ठीक है। वो क्या होता है कि अब देखो सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो सरकार का करप्शन हुआ और 1.76 लाख करोड़ रुपीस जो पैसा हमारे फॉरेक्स रिजर्व में आना था वो फॉरेक्स रिजर्व नहीं आया, क्योंकि जो 2G स्पेक्ट्रम थी वो डील जो हुई थी हिडन हुई थी, और वो सारे के सारे डील प्रेजेंट रेट पे नहीं हुए थे। आज का जो प्रेजेंट रेट है, प्रेजेंट प्राइस रेट है, उस पर डील ना होकर किसी पुराने रेट पर हो गया, इसकी वजह से पैसे कम में डील हो गया, जबकि उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा था, और जो पैसा कम था वो सीधा सीधा उनके अकाउंट में आया।
अब आया नहीं आया वो जाने, स्विस बैंक वाला अकाउंट में, ए राजा के अकाउंट में आया कि नहीं आया, ये पूरा का पूरा मतलब जो कैग थे उन्होंने पूरी भूमिका बनाई। अब कैग को जानती हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। इसको हटाने के लिए सारा वही तरीका होता है जो जज का होता है, आप सब जानते होंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कैग के बारे में बहुत जानते होंगे, सरकार का पूरा लेखा जोखा सब इसी के पास होता है, एवरीबॉडी नो, बहुत पावरफुल पोस्ट है भाई। तो ये एक तरह से कह लो कि सरकार इसको अपॉइंट करती है और सरकार पे ही ये क्या करती है, उसी में नकेल कस देती है, कह लो। इंडिपेंडेंट पोस्ट होता है, एकदम सही है। अब वो पॉलिटी में देखिएगा, हमसे टेक्निकल बात कीजिए। कहानी हो गई, ठीक है। तो बाद में वही सब करप्शन 1.76 लाख करोड़ रुपए का बताते हैं, और वही फिर बीजेपी कहती है कि देखो ये करप्शन है, कांग्रेस है तो चोर है, ये सब कहानी पूरी होती है। और मोदी जी का जो पहला टेन्योर होता है उस समय इसको बहुत यूज किया जाता है, करप्शन 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 करप्शन। चलिए, हो गया फाइनली, हो गया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये पूरी कहानी थी, ठीक है। चलिए, तो बाद में चल के फिर यही डिसीजन होता है कि आगे से जो भी कोई डील होगा वो हिडन डील नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी स्पेक्ट्रम का हिडन डील नहीं होगा, इस तरह की कोई डील नहीं होगी, अपने आप चेयर पे बैठ के कुछ लोग मिलकर नहीं करेंगे, इसका ओपन ऑक्शन होगा। ओपन ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी होगी, खुल्लम खुल्ला। एक मिनिमम वैल्यू जो होगी सरकार डिसाइड कर देगी, और उस वैल्यू के बाद जो उससे ज्यादा वैल्यू देने को तैयार होगा, जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, उसको चीज बेच दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आज ये करप्शन हुआ ही नहीं, तो आज मैं आपको बता क्यों रहा हूं, जिसको फायदा होना था उसका फायदा हो गया। वो अलग बात है कि जो कैग थे, कुछ बच्चों ने उनका नाम भी लिख दिया, ठीक है, उनको इसका फायदा मिला, नई गवर्नमेंट आई, उनको बीसीआईसी का हेड बना दी, और सुनते हैं उनको राज्यसभा और सभा का मेंबर भी क्या बना था, आई डोंट नो। तो ये भारत में सब चलता है, भले आप कैग के बाद आप कोई पोस्ट नहीं ले सकते हैं, पर भारत में आप ले सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से नौटंकी है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, अध्यापक चीजें मुझे नहीं बोलना चाहिए, नियम कानून के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है ना, अगले गवर्नमेंट को फायदा दिया, अगले गवर्नमेंट आई, इनको पोस्ट दे दी, यही होता ही है। तो ये सब भारत में चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, ऐसे तो हम शायद गगोई को भी सुने थे, उनको भी राज्यसभा में क्या दिए थे, सब ठीक है, भारत में सब ठीक है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी कहानी है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सब चलता है, ठीक है, भारत में सब चलता है, जुगाड़ उगाड़ चलता है भारत में, काम कहाँ कितना होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कहानी। अब हम इसको खत्म करते हैं, अब आते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस है सर एंट्री जेवर डील क्या होती है। तो ये करप्शन नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, कोर्ट ने बोला नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। चलिए, जिसका फायदा होना तो उसका फायदा हो गया, जिसका नुकसान होता नुकसान हो गया, ठीक है। लल्लू और पंजू यहाँ बनी कौन? आम जनता, इनोसेंट जनता, उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, ठीक है। चलिए, यही तो है हम लोगों के नेता, 70 साल आपको पढ़ने नहीं दिए, क्योंकि नॉलेज हो जाएगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा ना सर। चलिए, तो अनपढ़ ही रहिए, इसलिए कह रहे हैं पढ़ लिख लीजिए, ये सब चीजें इतना खुल के हम। और एक मिनट, हम यहाँ आपको बता रहे हैं क्योंकि अध्यापक हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बाहर में सब नहीं बोलते हैं कि मर्डर वर्डर हो जाएगा। चलिए, और आगे बढ़िए। अच्छा, आप सुनो, एंट्रिक जेवाज डील का था, ये बहुत मजेदार होता है, बहुत मजेदार। देखो यहाँ पे कितनी होशियारी होती है। एंट्रिक जेवाज डील में क्या होता है, पूरा ही हटाते हैं ना, क्या लिख रहे हैं हम, इधर आओ, है ना, नहीं यही लिख देते हैं, एंट्रिक जेवाज डील, है ना, एंट्रिक जेवाज डील। देखो, देवास जो होता है DEVAS है, ये कंपनी है, और एंट्रिक जो है गवर्नमेंट का कमर्शियल विंग है। उस समय NSIL नहीं होता, NSIL तो 2019 में आता है। देवास कंपनी क्या करती है, एंट्री से कई ऐसे एम्प्लॉई होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उसका देवास कंपनी उनको जॉब दे देती है, और अंदर ही अंदर वो लोग S बैंड की फ्रीक्वेंसी को सेट करने की कोशिश करते हैं, कम प्राइस में अंदर के अंदर से खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा डील जो होता है ना, ये ओपन हो जाता है, करप्शन कभी हो नहीं पाता है। तो ये भी सिर्फ न्यूज में रह गया था, फ्रीक्वेंसी का कोई करप्शन, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे बड़े लेवल का करप्शन होने की कोशिश हो रही थी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, छोटा सा आपको एंट्री जेवाज डील। एक्चुअल में मैं ना यहाँ पर एंट्रीज और NSIL पे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ, जो कि जरूरी है। दोनों के दोनों कमर्शियल बैंक है इंडिया के आज। अब बात होती है दोनों के काम क्या है। जो एंट्रिक्स होता है, वो जो इंटरनेशनल लेवल के जो असाइनमेंट आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के असाइनमेंट आते हैं, जनरली एंट्रिक्स डील करता है। और जो डोमेस्टिक लेवल के असाइनमेंट आते हैं, वो जनरली जो होता है वो NSIL डील करता है। और कह लो, जो स्मॉल लेवल पर, जो स्मॉल स्केल की फंडिंग होती है, स्मॉल स्केल का बजट वाला काम होता है, वो NSIL मैनेज करता है। और जो बिग लेवल वाला होता है, बिग लेवल वाला मनी या कुछ इस तरह का डील होता है, उसको एंट्रीज डील करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। मान लो कोई डोमेस्टिक लेवल का कोई बड़े लेवल का डील है, तो वो एंट्रीज कर देगा,
इंटरनेशनल लेवल का कोई छोटे लेवल का डील है तो भी एनएसआईएल कर देगा। इस तरीके से एनएसआईएल और एंट्रिक्स ने अपने वर्कलोड को बांट दिया। इससे एंट्रिक्स का वर्कलोड काफी हद तक कम होने की कोशिश की गई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इसरो, जो कि हमारे देश का सम्मान है, धीरे धीरे नए नए सैटेलाइट्स और नई नई चीजों को भेज रहा है, वैसे ही भारत को विदेशों से अलग अलग असाइनमेंट मिल रहे हैं। इंडिया ये हमारा सैटेलाइट भेज दो, इंडिया हमको सामान और चाहिए, तो इंडिया की पैसे की कमाई भी हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं जो जब हम गगनयान है ना, स्पेस मिशन, ये सब नए स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो भारत को और अच्छे से असाइनमेंट मिलेंगे, तो हमारे देश में पैसा आएगा, हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। बताओ पूरी कहानी समझ में आ गई? स्पेक्ट्रम, इसी स्पेक्ट्रम के रेगुलेशन के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती है। अब और दिमाग ना लगाओ, चुपचाप हाँ बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए फटाफट अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ब्रॉडबैंड पॉलिसी। ब्रॉडबैंड पॉलिसी से कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। स्पेक्ट्रम वगैरह इसलिए पढ़ाना जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखते हैं, आप आगे से कभी आप स्पेक्ट्रम पे कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत ही बिहेवियरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ओके, बहुत ही बिहेवियरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड पॉलिसी की। अरे हाँ, तुम लोग को एक चीज बतानी थी कि तुम लोग मेरे अपने हो यार। ठीक है, देखो, जब खुशी होती है देन यू शुड शेयर, जब दुख होता है तो यू शुड शेयर। खुशी को शेयर कीजिए और खुशी बढ़ती है, दुख को शेयर कीजिए और कम होता है। बड़ी अच्छी चीज है ना, शेयरिंग करना इज वेरी गुड है ना, शेयर करना। कुछ बच्चे हैं जो बहुत गंदा गंदा मेरे बारे में लिखते हैं, कोई बात नहीं, अपने हैं, लिख सकते हैं। तुम लोग अपने माँ बाप को तो उल्टा सीधा बोलते हो, तो कौन सा, हमको नहीं बोलो तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ा आहत तो होता है, लेकिन ठीक है, हम क्या देते हैं, अभी अभी बचपन है, अभी छोटे हैं सब। ठीक है, तो थोड़ा खुशी वाला है। ठीक है, खुशी वाला हम बताते हैं, इसीलिए तुम लोग बहुत परेशान हो जाते हो, हम भी कोशिश करते हैं, चलो सुन लेते हैं थोड़ा। ठीक है, बच्चे का थोड़ा बोझ कम हो जाता है। ठीक है, तो शेयर ये है कि कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें लिखा है कि जो एक कुछ सरप्राइजिंग है और कुछ शॉकिंग है। 2 मिनट दोबारा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ सरप्राइजिंग है और कुछ शॉकिंग है। दो मैसेज है मेरे पास। ठीक है, वो एक सरप्राइज भी था, लेकिन वो एक शॉक भी था मेरे लिए। ठीक है, सरप्राइज ये था कि मेरी जो पहली एडिशन वाली किताब थी इन्वायरमेंट की, ठीक है, इन्वायरमेंट की, उसको द बेटर इंडिया करके कोई प्लेटफॉर्म है, उसने उसको टॉप 20 बुक्स में, जो यूपीएससी के लिए स्पेशली बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें उन्होंने को 10वीं रैंक दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सरप्राइजिंग था कि पहले ही एडिशन में इन्वायरमेंट का ये हाल हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो ऐसा है ना कि हम वो सब जानते होते नहीं, हमको बच्चों ने ही मुझे शेयर किया है, टेलीग्राम पे मेरा डाला है, तो हम उसको देखें तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया, चलो हम मतलब मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमारा सफल हो रहा है। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, ये बहुत सरप्राइजिंग था कि पहली एडिशन में इन्वायरमेंट में आपने मुझे इतना रिस्पॉन्स दिया। और ये बात सत्य है कि 14 क्वेश्चन उस किताब से रहे हैं 2021 में। और क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं फैक्ट नहीं लिखता हूँ, मैं कंसेप्ट लिखता हूँ। और यूपीएससी क्वेश्चन कंसेप्ट है पूछता। फैक्ट जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक मैं ना तो साइंस टेक में फैक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, ना तो इन्वायरमेंट में। तो ये बहुत अच्छा रहा कि करीब 14 क्वेश्चन उस किताब से रहे हैं, सारे के सारे परमाकल्चर वाला क्वेश्चन, जो कि और किसी किताब में कभी किसी ने लिखा नहीं है। जीनोबायोटिक्स वाला सब मैंने अपनी किताब में लिखा है, तो ये अच्छा रहा। ठीक है, चलिएगा। और मेरी बुक हर साल अपडेट होती है, भी आप जानते हैं, 5 साल 6 साल में जाकर एक बार नहीं। ठीक, पहली चीज। दूसरा, ये तो सरप्राइजिंग रहा। शॉकिंग क्या रहा? शॉकिंग ये रहा कि साइंस एंड टेक को कहीं कोई इज्जत ही नहीं मिला। समझ में आ गया? तो दिक्कत ये है कि साइंस एंड टेक हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो कहीं नहीं है पूरे बीच में, ऐसा भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि साइंस एंड टेक तो पीछे 6 साल से आ रही है, 5वां एडिशन है, 5 साल से आ रही है। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग, हमको पता नहीं, मतलब बहुत दुख की बात है, मतलब ऐसा कैसे हुआ है। ठीक है, जबकि साइंस एंड टेक से ही मेरा पहचान बना। ठीक है, जबकि मुझे सबसे अच्छा जो पहले एडिशन में मुझे इन्वायरमेंट में दिया जा रहा है। ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग योर क्लास एनीवन कैन से योर कंटेंट्स आर, ये हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि मतलब ये हालत है। ठीक है, और कल अभी हम एक प्लेटफॉर्म पर सुन रहे थे, हमें सब नाम नहीं बोलना चाहिए, तो वहां बोला जा रहा था, एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये बताओ, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, बहुत नामी गामी संस्था के हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाते हैं। उन्होंने ओपनली बोला कि आपको कोई किताब साइंस एंड टेक की लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या लीजिए, उनका क्लास सुन लीजिए और करंट पढ़ लीजिए बस। आप मुझे बताओ, क्या साइंस टेक के लिए आपको कुछ किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है? आप सिर्फ करंट पढ़ लीजिए, क्लास लीजिए, काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा दोस्त। आपको मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के कराया है। क्या साइंस एंड टेक करंट अफेयर से आता है? बिल्कुल नहीं आता है दोस्त, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, यही मैं कह रहा हूं कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए। हर
हर साइंस टेक का टीचर दूसरे साइंस या टेक टीचर को कभी बेहतर नहीं बताएगा। हर इकोनॉमी का टीचर कभी दूसरे इकोनॉमी टीचर को बेहतर नहीं बताएगा। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उसकी रोजी रोटी है। ठीक है, इतना आप भी मैच्योर हैं, आप भी होशियार हैं, तो दिमाग लगाइएगा, लेकिन पढ़िए जो हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, है ना। मुनाज सर तो बड़े भाई हैं, वो तो अच्छे आदमी हैं, वो तो जानते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल टीचर नहीं है ना। सबसे बड़ी बात दिक्कत वो है। ठीक है, उनको किसी से नुकसान नहीं है ना, वो साफ साफ सीधा ईमानदारी से बोल देते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये चीज मैंने आपको बोली, थोड़ा ध्यान रखिएगा और अकल लगाइएगा। ठीक है, निशान सर को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा थैंक यू बोल दीजिएगा। मुनाज सर को तो भाई, है ना, उनको मेरा सादर प्रणाम बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट ठीक है ना, ठीक है ना। अविनाश क्या है दोस्त तुम्हारा? अच्छा, ओ तुमको शेयर कर रहे हो, ओ हाँ हाँ, यही है, यही है, यही है, हाँ यही है, यही है, यही है, यही है। हाँ, देखो ये ऐसे ही कुछ था। ठीक है, हम थोड़ा अपना तारीफ कर रहे हैं भाई, हो सकता है कुछ लोग गुस्सा लग रहा हो तो लगे, है ना, लग जाए। गुस्सा लग रहा है तो लगे, ऐसा ही कुछ था, ऐसे ही कुछ आया था, यही कुछ हमको किस बच्चे ने भेजा था। ठीक है, तो हमारा बच्चे ऐसे ही कुछ बताया था। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ था, ऐसा कुछ है ना, कि है कोई अच्छा है, कोई आदमी है। चलिए, तो हो गया, ये हो गया ना, बहुत हो गया तारीफ वारीफ। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो। मनोहर सर बोलते हैं आप इंडिया में बेस्ट हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर। माय गॉड, आज हम रोएंगे तुम लोग की क्लास के बाद। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। अब हम लोग फिर आ जाते हैं काम पर। हाँ, तो हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। ओके, तुम लोग कुछ कह रहे थे क्या? ओके, ऐसा कैसे हो गया मुझे पता नहीं बच्चों, है ना। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं देखा, हमने भी कुछ नहीं सुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे चलिए चलिए, है ना। हाँ, ब्रॉडबैंड की बात करते हैं। ऐसा कैसे हो गया यार, मैं ऐसा भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ। चलिए, हो गया, हो गया ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ब्रॉडबैंड पॉलिसी पर। अच्छा, देखो ब्रॉडबैंड पॉलिसी में क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। आगे से ध्यान रखना, जो गलती आज हुई है दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आई विल किल एवरीवन, बता रहा हूँ। ठीक है, उठा उठा के 5वें फ्लोर से मैं फेंक दूंगा। ओके, हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम यू पीपल रिमेंबर, आते ही जस्ट अपडेट मी। ऐसी गलती कैसे हो गई? अच्छा, चलो, देखो 2004 की कहानी है। ठीक है, 2004 की कहानी है। कहानी शुरू होती है 2004 में। भारत में सबसे पहली बार ब्रॉडबैंड पॉलिसी लाई जाती है। ओके, अभी भी मैं सोच नहीं पा रहा हूं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, पर चलो, है, ठीक है। भारत में 2004 में सबसे पहले ब्रॉडबैंड पॉलिसी लाई जाती है। इस ब्रॉडबैंड पॉलिसी में क्या होता है, भारत में असल में ये कहा जाता है कि अगर आप 256 केबीपीएस ऑनवर्ड्स इंटरनेट यूज करते हैं तो यू पीपल आर यूजिंग ब्रॉडबैंड, ठीक है, समझिएगा, आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं। सो इफ यू पीपल आर यूजिंग 256 केबीपीएस ऑनवर्ड स्पीड, सो यू पीपल आर यूजिंग ब्रॉडबैंड। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, सो अगर 256 केबीपीएस ऑनवर्ड, असल में क्या होता है, भारत में शुरुआत में इंटरनेट की इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी। शुरुआत में हम लोग इंटरनेट की बहुत कम स्पीड यूज करते थे। आपको याद होगा जब हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात किया था, बैंडविड्थ कम था। बाद में धीरे धीरे ऑप्टिकल फाइबर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। सॉरी, कॉपर वायर की बात किया था, वो कम था। बाद में जब ऑप्टिकल फाइबर लाते हैं उसका बैंडविड्थ बढ़ता है। ओके,
ओके, अब जरा समझना, भारत में सबसे पहले 256 kbps की ब्रॉडबैंड स्पीड को लाया जाता है ब्रॉडबैंड पॉलिसी के अंतर्गत। भारत उसी दिन से ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाना शुरू करता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड पॉलिसी का न्यूज सबसे पहले 2004 में आता है। बाद में धीरे धीरे सरकार क्या करती है, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजियों का इनोवेशन और ज्यादा होता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होती है, वैसे वैसे करते करते ब्रॉडबैंड की स्पीड को बढ़ाया जाता है। मुझे अभी भी याद है 2010-11 का टाइम होता है, नॉट एग्जैक्टली श्योर। कपिल सिब्बल उस समय मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं, शायद राजा वाजा के बाद वही बनते हैं। तो उस समय इंटरनेट स्पीड हमारे पास 2 Mbps को ब्रॉडबैंड कहा जाता है। और आज जब आप 2022 में, आज दैट इज डेज इज 23 जनवरी 2022 को जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 100 Mbps हमारा ब्रॉडबैंड स्पीड है। तो मेरे ख्याल से ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि बैंडविड्थ का बढ़ना, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वही ब्रॉडबैंड स्पीड कहलाती है। So through enhancement of bandwidth services या through the enhancement of bandwidth यानी जो हम फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ा रहे हैं, उससे लगातार क्या करें। आप सब अक्सर न्यूज में सुनते होंगे 5G से पूरी दुनिया डर रही है। एवरीबडी इज लिस्निंग कि 5G से पूरी दुनिया डर रही है। तो 5G से जो पूरी दुनिया डर रही है, मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि 5G में फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ने वाले, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ने से उसका साइड इफेक्ट और ज्यादा हो सकता है, वो रेडिएशन ज्यादा कर सकता है, उसका डैमेज ज्यादा हो सकता है बॉडी को। अभी आपने सुना होगा कि बिकॉज ऑफ टावर्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, बिकॉज ऑफ टावर्स गोरिया मीन दैट इज स्पैरो दैट वाज अ स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली, वो आज है ही नहीं, खत्म हो गई है। ओके, सो यही कहने का मतलब है। अब देखो, अब यहाँ ब्रॉडबैंड पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ब्रॉडबैंड पॉलिसी भारत में ब्रॉडबैंड को निर्धारित करने की कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ किस स्तर पर हम लोग ब्रॉडबैंड को बोलेंगे। एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास सरकारी ब्रॉडबैंड के नाम पता है आपको? मतलब जो सरकार के ब्रॉडबैंड है आपको पता है? आपके पास सरकारी कौन कौन से तंत्र है? एवरीबडी नो BSNL एंड MTNL, एवरीवन नो BSNL एंड MTNL जो सरकारी तंत्र है आपके पास। आप ऐसे कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि BSNL के ब्रॉडबैंड का और MTNL के ब्रॉडबैंड का नाम क्या है? व्हाट अबाउट द नेम ऑफ MTNL एंड ब्रॉडबैंड नेम? हमें तो पता है एक दिन ये भी बिकने वाला, बिक जाना चाहिए, उसको बिक जाना चाहिए। क्यों बिक जाना चाहिए? इसके पीछे जिम्मेदार इसके एम्प्लॉय ही हैं, जो मैं बार बार कहता हूं, कोई सर्विस देते नहीं है और इसलिए बिकेगा। और ये लोग सड़क पे आएंगे, बाद में फिर सरकार को कोसेंगे, सरकार की कोई गलती नहीं है, ये सारे BSNL MTNL को बेचने के पीछे यहाँ के एम्प्लॉय खुद जिम्मेदार है। ओके, आप सुनिएगा, BSNL कोई नहीं बता रहा है, सब साइलेंट बैठे हैं, या कुछ लोग गूगल करना शुरू कर दिए होंगे, है ना, तब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। BSNL और MTNL का, इनका अलग अलग नाम होता है। MTNL का नाम है डेटा वन। अब BSNL का हमको भी ध्यान नहीं आ रहा, लोग कैसे दिमाग से उतर गया पता नहीं। नहीं, याद आ गया, रुक जाओ। BSNL का नाम है डेटा वन, याद आ गया, है ना, डेटा वन। और MTNL का नाम होता है ट्राईबैंड। ये BSNL के नाम है, BSNL और MTNL के ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम है। वो अलग बात है, आज इनकी कोई इज्जत नहीं है, आज इनको कोई लेता नहीं है भाई। BSNL और MTNL के जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके नाम है। पहले जमाने में सब बहुत पॉपुलर थे दोस्त, बहुत ही पॉपुलर थे। अर्लियर दीज ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। सो BSNL और MTNL के नाम एवरीबडी क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसे याद रखिएगा। आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन कभी आपके पेपर में आने वाला है, बट स्टिल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सबके पास, अभी मैं पूछूं एयरटेल और जियो, अब हमें बता दीजिएगा 999 में ये वाला प्लान मिलता है। लेकिन ये पूछ रहे 90 बता दो तो BSNL और MTNL के ब्रॉडबैंड का नाम बता दीजिए, तो आप ये भी आंसर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, चलेगा। तो दिस इज अ BSNL एंड MTNL जो ब्रॉडबैंड स्कीम है, जो आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड एन्क्रिप्शंस। और थोड़ा एन्क्रिप्शंस पे हम लोग बात करेंगे। इधर आओ, हम लोग एन्क्रिप्शन पे जा रहे हैं। असल में एन्क्रिप्शंस को समझाने के लिए मैं आपको कई चीजें समझाने वाला हूं। एन्क्रिप्शन शब्द कभी भी कहीं भी आता है, इसका मतलब है सिक्योरिटी। अगर एनीवेयर द टर्म एन्क्रिप्शन इज कमिंग, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। पता है, एन्क्रिप्शन पे लेकर मैं आपको 2 मुद्दे सुनाने वाला हूं। The one issue is what, that is क्या नाम है उसका, ब्लैकबेरी कंट्रोवर्सी। सुनना भी, दिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे भी, ब्लैकबेरी कंट्रोवर्सी। और दूसरा है दैट इज पठानकोट अटैक। द सेकेंड वन इज अ पठानकोट अटैक।
सो वन इज द ब्लैकबेरी कंट्रोवर्सी एंड सेकंड इज द पठानकोट अटैक। ये दो इश्यूज हैं जो इंक्रिप्शंस के हैं और जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। द वन इज द ब्लैकबेरी कंट्रोवर्सी एंड सेकंड इज द पठानकोट अटैक। सो वन इज द ब्लैकबेरी कंट्रोवर्सी एंड सेकंड इज द पठानकोट अटैक। ये दोनों के दोनों इंक्रिप्शंस के इश्यूज हैं। इंक्रिप्शन मैं बता चुका हूं। हाँ एग्जाम्पल दिया था ना। सुनो असल में होता क्या, हाँ ब्लूटूथ में थोड़ा बताया था। आई एग्री। अच्छा पठानकोट वाले का नहीं किया था ना कॉस्टलेस, ठीक है। थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट सुन लो, ज्यादा नहीं है। तो बैकग्राउंड तो वही होगा जो आपने पहले सुना हो। बैकग्राउंड आज मैं बदलने वाला नहीं, बैकग्राउंड विल बी सेम हियर, ओके। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुड बी मोर सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म शुड बी मोर सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि किसी कंट्री की सिक्योरिटी है, ठीक है। आप मोबाइल फोन से भी किसी कंट्री के इंफॉर्मेशन बाहर कर सकते हैं और उस देश के उस सरकार को पता भी ना चले, जो पठानकोट के टाइम में हुआ था। ब्लैकबेरी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। असल में क्या होता है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है जरा समझना। जब इंक्रिप्शंस के थ्रू, असल में इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट को पहले उसकी एक कोडिंग की जाती है। इंक्रिप्शन में होता क्या, किसी भी टेक्स्ट की एक कोडिंग की जाती है, समझिएगा, इंक्रिप्शन में। और उस कोडिंग को भेजा जाता है, उस कोडिंग को किसके पास भेजा जाता है, मिस्टर ए के पास से किसी टेक्स्ट की कोडिंग करके मोबाइल फोन से मिस्टर बी को भेजा जाता है। मिस्टर बी उस कोडिंग को रिसीव करता है, उस कोड को रिसीव करता है, और उस कोड के साथ एक चीज और रिसीव करता है जिसको कहते हैं सीक्रेट की, समझिएगा। उसके साथ एक चीज और रिसीव करता है, उसे कहते हैं सीक्रेट की। एक्चुअल में जो टेक्स्ट कोड हुआ है, कौन से टेक्स्ट में कौन सी कोडिंग है, उसकी एक सीक्रेट की भी जाती है उस कोड के साथ। और तभी उस सीक्रेट की मदद से उस कोड को फिर से क्या कर लिया जाता है, डिकोड कर लिया जाता है। और जब डिकोड कर लिया जाता है तो टेक्स्ट उसी फॉर्म में आपको आपकी स्क्रीन पे, आपकी मोबाइल पर दिखाई देता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एन्क्रिप्शन। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं एन्क्रिप्शन। फिर से सुनिएगा, जब हम किसी टेक्स्ट को आपके पास भेज रहे हैं, उसी टेक्स्ट को, तो एक्चुअल में टेक्स्ट उस फॉर्म में ना जाकर उसकी कोडिंग के फॉर्म में जाता है। और जो टेक्स्ट की जो कोडिंग हुई है उसका एक सीक्रेट की भी आपके पास जाता है। जब हम एनक्रिप्ट करके कोई इंक्रिप्शंस पर कोई डेटा भेजते हैं तो इंक्रिप्शंस पर कोई डेटा इस तरीके से जाता है, तो सीक्रेट की भी अलग से जाता है और कोडेड टेक्स्ट सामने जा रहा होता है। तो जो कोडेड टेक्स्ट में ये सीक्रेट की ही बताता है कौन सा टेक्स्ट का कोड क्या है, और फिर वही डिकोड होकर आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एन्क्रिप्शंस। ये जो कोडेड टेक्स्ट है ना मित्र, ये जो कोडेड टेक्स्ट है इसी को हम कहते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इनक्रिप्टेड है ये। और जो डिकोड कर रहे हैं इसी को कहते हैं डिक्रिप्टेड। इसी को कहते हैं डिक्रिप्ट या डिक्रिप्टेड। तो यहां पर इनक्रिप्ट हुआ है, यहां पर डिक्रिप्ट हुआ है, और फिर डेटा ट्रांसफर हुआ है। पहले बताओ, एवरीबॉडी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ एन्क्रिप्शन ऑफ नॉट? जो मैंने समझाने की कोशिश की है, मैं आप सबको बोलूंगा आप कॉपी पे ये पिक्चर बना लेना, आप जल्दी समझ जाओगे। आप कॉपी पे इस पिक्चर को बना लेना जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। डिकोडिंग ऑफ नहीं समझ में आ रहा है। कोडिंग टेक्स्ट आई नो एज एन्क्रिप्शंस। डिकोडिंग ऑफ कोडिंग टेक्स्ट इज डिक्रिप्ट किया जा रहा है ना दानिश। इनक्रिप्ट तो बच्चा यहां किया गया ना पहले वाले फेज पे, डिक्रिप्ट तो इधर किया गया ना दूसरे वाले फेज पे। ओके, इनक्रिप्ट तो एक फेज पे किया ना, डिक्रिप्ट तो दूसरे फेज पे किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनक्रिप्ट यहां हुआ है, डिक्रिप्ट वहां हुआ है। ओके हाँ ठीक है, डेटा को जो टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट अब जो ठीक है हो गया, चले। असल में है क्या, एन्क्रिप्शन जो किया जाता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित की जाती है कि किस फ्रीक्वेंसी पर हम लोगों को डेटा को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना है।
और जो फ्रीक्वेंसी यहां पर डिसाइड की गई है, जो फ्रीक्वेंसी यहां पर डिसाइड की गई है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? जो फ्रीक्वेंसी यहां पे डिसाइड की गई है वो फ्रीक्वेंसी थी, सुनना, ब्लैकबेरी के केस में 128 बिट्स का। ब्लैकबेरी के केस में 128 बिट्स पे, यानी एक फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर कोडिंग डिकोडिंग करनी, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, तो उसे पता होगा 128 बिट्स का मतलब होता है 2 पे पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 बड़े 128, है ना। यानी 2 पर पावर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हो गया 2 पे पावर 7। ठीक है, 2 पर पावर 7। अब इस पे हम टेक्निकल नहीं जाएंगे। 2 पे पावर 7 128 का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। लेकिन याद रखिएगा इस बिट्स की फ्रीक्वेंसी पर इंक्रिप्शन किया गया जिसको 2 पे पावर 7 कहते हैं। सरकार हमारी 128 बिट्स इंक्रिप्शन ही अलाउ करती थी कि कोई भी हैंडसेट अगर कोई भी कंपनी बना रही है तो इसी फ्रीक्वेंसी के रेंज पर ही, इसी इंक्रिप्शन पर ही वो अपने हैंडसेट को बनाएगी। क्यों? क्योंकि इसी इंक्रिप्शंस पर जब आप कोई मैसेज देते हैं, कोई कॉलिंग या कोई डेटा का ट्रांसफर होता है, तो वो डेटा सरकार एक्सेस कर लेती है। इसलिए जरूरी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे देश से चोरी छुपे दूसरी जगह ना दिया जाए। इसी को यहां पर कहते हैं दोस्त कि यहां पर इंक्रिप्शन डेटा को यूज किया जाए इंक्रिप्ट पर। इस इंक्रिप्शन को सरकार अलाउ करती थी। लेकिन जो ब्लैकबेरी था वो आपको 256 बिट्स देता था उस समय, 256 बिट्स इंक्रिप्शन यूज करता था। और हायर यानी 2 पे पावर 8, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले बच्चे समझ गए होंगे, हाँ सर जैसे ही 2 पे पावर 7 8 करेंगे और 256 हो जाएगा 128 बिट्स। और ज्यादा यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता था। और यहां पर ये फोन जो होता, क्योंकि ये हमारे लिमिट के ऊपर था। वैसे तो बताऊं 256 बिट इंक्रिप्शन ज्यादा बेटर है, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी भारत सरकार की, सिर्फ 128 बिट्स तक ही एक्सेस कर सकते थे। और उस समय ऐसा सुनने में आता है कि 2008-9 के आसपास आईपीएल मैच फिक्सिंग हुआ था और पूरा का पूरा ब्लैकबेरी से ब्लैकबेरी फोन को यूज किया गया था। और था क्या, ब्लैकबेरी के अंदर रिसर्च इन मोशन है ना। ब्लैकबेरी जो कंपनी है वो कनाडा की एक कंपनी है जिसने बनाया, जिसका नाम है रिसर्च इन मोशन। तो ब्लैकबेरी फोन को किसने बनाया है? रिसर्च इन मोशन करके कंपनी है कनाडा की, उसने बनाया है रिसर्च इन मोशन। ठीक है, सो किसने बनाया? इसने ये बनाया। ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए तो मैं सब चीजें हटा रहा हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने चीजों को लिख लिया होगा। एक मिनट दोस्त, मुझे थोड़ा जगह चाहिए, नहीं तो फिर मैं लिखूंगा आंसर। ठीक है, समझो, पहले समझ लेना। मैंने ये बोला कि यहां पर होता क्या है, 128 बिट्स इंक्रिप्शन हमारी भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सरकार जो है वो अलाउ करती है। प्लस ब्लैकबेरी फोन जब 2009-10 में होता है 256 बिट्स को यूज कर रहा होता है। ठीक है, और ये हायर बिट्स इंक्रिप्शन लेवल का एक्सेस हमारे पास नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इवन ब्लैकबेरी अपनी तरफ से अच्छा ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने से सरकार उसको रेस्ट्रिक्ट करेगी, आप अपना फोन इस इंक्रिप्शन लेवल पे मत कीजिए। क्योंकि आपके इंक्रिप्शन लेवल पे जो चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं डेटा, आपको बताऊं, आपको एक ब्लैकबेरी एक सर्विस देता था जिसका नाम था बीबीएम। मैंने पीछे भी बोला है, ब्लैकबेरी मैसेंजर। और ब्लैकबेरी मैसेंजर से, ब्लैकबेरी मैसेंजर में अगर आप मैसेज भेज रहे हैं और अगर आपके पास फोन टेक्स्ट में नहीं, अगर आपका मोबाइल फोन नेटवर्क में नहीं है, तब भी ऐसा कहते हैं, फिलहाल मैंने कभी ब्लैकबेरी यूज नहीं किया, कि बीबीएम टू बीबीएम आप मैसेज भेज सकते हैं इवन इफ योर मोबाइल फोन इज नॉट इन द नेटवर्क। और दूसरी चीज, उस हायर इंक्रिप्शन पे डेटा जा रहा है कि बीच में उस डेटा को आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता है। तो सरकार कभी भी इस तरह के फोन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही क्या इनके बीच में डेटा चल रहा है। और यहां पर हो सकता है, यहां पर तो आपने आईपीएल की मैच फिक्सिंग की है, मान लीजिए इस तरह का कोई डेटा भारत की सिक्योरिटी का भारत से बाहर कर दीजिए और भारत सरकार को पता ना चले तो। अब तुम लोग ये सोचोगे तो सर इसका मतलब कि भारत सरकार हम सबके सारे डेटा को एक्सेस करती है। बिल्कुल एक्सेस करती है, लेकिन कभी किसी का इंफॉर्मेशन तो कहीं लीक नहीं किया जाता है। ये आपका राइट टू प्राइवेसी है, बिल्कुल जानती होगी, बिल्कुल एक्सेस करती होगी। ठीक है, अब मान लीजिए बाहर से कोई कॉल आ रही है, अंदर के इंफॉर्मेशन बाहर दिए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर सरकार आपकी चीजों को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेगी, वेरीफाई नहीं करेगी, तो यहाँ पर उल्टी सीधे चीजें हो सकती है, यहाँ के इंफॉर्मेशन बाहर जा सकते हैं और देश की सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। जो ब्लैकबेरी में तो शुरुआत में ब्लैकबेरी वालों ने मना कर दिया अपने इंक्रिप्शन को कम करने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ इंक्रिप्शन को कम किया और सरकार ने फिर अलाउ कर दिया। और ब्लैकबेरी में तो ये सुनने में आ रहा था कि इनका सर्वर जो था वो इंडिया के बाहर था। सुनने में ये आ रहा था इनका जो सर्वर था वो इंडिया के बाहर था। एक तो कनाडा में था, एक तो कनाडा में था सर्वर, आप जानते हैं जहां पर डेटा सेव होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर पहले हम आपसे कोई बात करते हैं तो पहले कॉल कनाडा जाती है फिर आपके पास आती है। और यहां पर कनाडा तो ठीक है, लेकिन जब ये सुनने में आने लगा कि ब्लैकबेरी का एक सर्वर चाइना में खुलने जा रहा है, तो ये तो और ज्यादा सिक्योरिटी का मसला हो गया।
ये तो और ज्यादा सिक्योरिटी का मसला हो गया। यानी पहले से हम आपको फोन कर रहे हैं ब्लैकबेरी से, ब्लैकबेरी आपके पास कॉल नहीं जा रहा, पहले चाइना जा रहा है सर्वर के पास, फिर वहां से आपके पास आ रहा है, तो ये हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन लीक हो गए ऑटोमेटिकली। इसीलिए सरकार ने ब्लैकबेरी फोन को बंद करने की बात की थी, लेकिन ब्लैकबेरी को भी पता कि हमारे पास उस समय 40 लाख यूजर थे ब्लैकबेरी, है ना, मैंने आपको बोला था, तो उनका नुकसान हो जाता था। बाद में उन्होंने तैयार हो गया, ठीक है हम कम करने को तैयार हैं, अब हमारा फोन अलाउ रहेगा। भाई पैसा तो सबको चाहिए ना, हर कंपनी पैसे कमाने के लिए भारत आ रही है, क्योंकि भारत में कंज्यूमर इतने सारे हैं ना, 130 करोड़ लोगों का एक फायदा भी है भारत को। क्या भारतीय दवाइयां सस्ती है, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा है, खरीद लेंगे ना, तो कंपनियां जो स्टार्टअप कर रही है उसमें तो आपको फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 200 करोड़ कर दीजिए ताकि दवाइयां फ्री माने लगे, कोई लॉजिक नहीं है। ये बताओ तुम लोगों को ब्लैकबेरी समझ में आया? जल्दी बताओ, ब्लैकबेरी समझ में आया? हाँ आ गया होगा, पीछे भी जब बताया तो। और आज और ज्यादा चीजें आपको बताई दी होंगी मैंने। सर्वर वाला भी इशू आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा आज। ओके, आज सर्वर वाला इशू आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। आई होप सो, आई होप सो। ओके ग्रेट। यहीं पर बात कर लेते हैं पठानकोट के टाइम में क्या हुआ था। देखो पठानकोट के टाइम में क्या हुआ, सरकार को पता ही नहीं था कि भैया हमारे पास कोई व्हाट्सएप से भी कॉलिंग हो सकती है। और सुनने में आता है बाहर से, पाकिस्तान साइड से इंडिया में व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग होकर हमारे सारे इंफॉर्मेशन, हमारे इंडिया के अंदर से कुछ लोगों ने सारे इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दिए थे, और सरकार को पता ही नहीं चला, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड नहीं थे, सेफ और सिक्योर नहीं थे। पठानकोट जैसे ही हो जाता उसके बाद देखिए क्या होता है, हमारा टेलीग्राम, हमारा फेसबुक मैसेंजर, हमारा सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह इंक्रिप्टेड कर दिया जाता है। यानी इसको भी सेफ और सिक्योर। हम लोग हमेशा भारत में देर में जगे, यही अगर इंसिडेंस होने के पहले जग जाते तो कितनी जाने हम लोग होने से बचा लेते। यही प्रॉब्लम है भारत के साथ। हो सकता है आगे आने वाला जो युग है, जो आप लोग हैं, कुछ बेहतर करेंगे भारत के लिए। देखते हैं क्या करेंगे। पहले आप अपने बेसिक जरूरतों से यहां से सॉल्व कीजिए तब तो चलिए, मैंने आपको ब्लैकबेरी, कंट्रोवर्सी और पठानकोट दोनों बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। और इनक्रिप्शन वाले इश्यूज से कभी कोई क्वेश्चन आता है, कभी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंक्रिप्शन वाले क्वेश्चन से, अब मुझे नहीं लगता यू विल गेट एनी डिफिकल्टी टू एक्सेस इट। और ये भी आपको समझ में आ गया कि देश के अंदर से ही देश के इंफॉर्मेशन को लीक किया गया, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नमक हराम हैं, ठीक है, जो हम यही का खाते हैं और बाहर चीजों को भेजते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़िए। अब इंक्रिप्शन वाले कंसेप्ट हो गया, इससे मैं कोई और बात नहीं करूंगा, इट इज ओवर। अब हम बात करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये भी पूरी एक कहानी है दोस्त, ये भी एक कहानी है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सुनो क्या कहानी है। कहानी शुरू होती है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की जगह बनाते हैं, ठीक है। कहानी की तरह सुनो, आज के टॉपिक सारे बहुत इंटरेस्टिंग है। इशू वाला पार्ट है ना, तो मुद्दों वाला पार्ट तो इंटरेस्टिंग होगा ही होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेटग्रिड के बारे में। नेटग्रिड का पूरा नाम होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। क्या नाम होता है? नेशनल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट ग्रिड बोलिए। क्या पूछे बच्चा? सर हम लेटेस्ट कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं? फिलहाल 128 से 256 तक हम यूज कर रहे हैं अभी भी बच्चा, है ना विकास, है ना। सुनने में आ रहा है कि हम लोग 256 बिट्स इंक्रिप्शन को यूज कर रहे हैं, अभी अब यूज करने लगे हैं। ओके, अब एक बार देख लेना, वैसे मेरे ख्याल से हम लोग 256 बिट्स इंक्रिप्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, अब तुम लोग को कभी भी कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता होगा तब तुम लोग को समझने में दिक्कत नहीं होती होगी ना बच्चों? आई एम वेरी श्योर अब आप लोगों के एग्जाम में कोई आर्टिकल आता होगा, सॉरी न्यूज़पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। इतना तो एक विश्वास हो ही गया होगा साइंस टेक को लेकर, ठीक है, चलेगा। ओके फाइन। सो अनअकैडमी को ज्वाइन किए हुए मेरे 1.5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 1.5 महीने हो गए हैं। गुड, बहुत तेजी से टाइम बीतता है, पता ही नहीं चलता। खत्म करो, ठीक है। और आज मैं देख रहा था, आपको पढ़ाने गया तो मैं अपने साइट पे देख रहा था, आई एम 24th रैंक ऑफ टीचर ऑन प्लस। अच्छा लगा कि धीरे धीरे मेरी पोजीशन सुधर रही है, ठीक है, धीरे धीरे मेरी पोजीशन सुधर रही है, यानी ठीक है, बच्चे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। 10th रैंक, हाँ अभी नहीं, अभी तो 24वीं रैंक पे आ गए हैं, ठीक है, चलेगा, 24वीं रैंक पे आ गए। ठीक है, तो 24 रैंक है। चलिए अभी देखते हैं।
सो इट्स गुड। और अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या अनअकैडमी पे हर किसी को पता है कि आई एम टेकिंग क्लासेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी? नो, आई थिंक सबको नहीं पता है। पता चल रहा धीमे धीमे। यस सर, सब पता है सर। यस सर, मुराद सर ने बता दिया है। ओके सर, वन डाउट इफ गवर्नमेंट हैज एक मिनट बच्चा, क्या है मन सर? वन डाउट इफ गवर्नमेंट हैज अ कैपेबिलिटी टू एक्सेस 128 बिट्स एन्क्रिप्शन, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन दैट वी हैव विटनेस्ड लास्ट ईयर? अरे एक्चुअल में इस तरह के जो एप्लीकेशन यूज करते थे, जो कंपनियां बनाती थी, वो एन्क्रिप्टेड नहीं थी, और सरकार ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अमन, आप पूरे मोबाइल की बात कर रहे हो ना, लेकिन एप्लीकेशन जो हम कर रहे थे वो चीजें नहीं थी। अच्छा रविकांत, बहुत कम को पता है। ठीक है, चले, क्योंकि यू पीपल आर 50 lakhs प्लस था ना इन बाइलिंगुअल वाला। यूट्यूब पे आई वाज वाचिंग इट। अच्छा, मुनाल सर ने बोला था, मालूम हुआ। चलो ओके, तो मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। आई थॉट लाइक मेनी पीपल नो अबाउट मी। चलो, कभी कभी कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसमें से मैं भी था। ठीक है, चलेगा। शायद इसीलिए यूट्यूब वाला से वो स्पेशल सेशन में मेरे पास बच्चे नहीं आए थे। आई गॉट द आंसर नाउ। तभी बायोलॉजी वाली क्लास मेरी थोड़ी रोकी गई है। चलो ओके, शुरुआत में तो बायोलॉजी की क्लास की मेरी काफी एनर्जी दी गई थी, मुझे बूस्टअप करने किया गया था, लेकिन शायद बायोलॉजी क्लास होगा बच्चा, होगा स्पेशल क्लासेस में होगा। ओके, एक क्लास लेने के लिए बोला गया है, जल्दी आऊंगा मैं। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, देखो ऐसा है ना कि थोड़े ना लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब हम लोगों में थोड़ा वर्कलोड भी होता है, तो यू पीपल डोंट क्रिएट मोर प्रेशर ऑन अनअकैडमी। ठीक है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि थोड़ा हमारे पास भी वर्क प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए। नहीं, अभी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड्स में असल में कहानी शुरू होती है। ये पूरी कहानी का जो स्टोरी है वो 26/11 है, या कह लो नेटग्रिड की जो स्टोरी है वो 26/11 है। 26/11 हर किसी को पता होगा, जब कसाब और उसका पूरा ग्रुप मुंबई टेरर करता है, और बहुत बड़ी कैजुअलिटी भारत के लिए होती है, और भारत की है ना इतिहास में बहुत बड़ा कलंक लगता है 26/11। और इसमें जो हमारे सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, वो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। हमारी पूरी इंटेलिजेंसी सिस्टम जो होता है वो फेल हो जाता है। उस दिन हमारा पूरा इंटेलिजेंसी सिस्टम फेल हो जाता है, और उस दिन दिख भी जाता है कि हमारी इंटेलिजेंसी कितनी में किस तरह की खामियां हैं। तो ठीक है, फिर हम जगेंगे इंसिडेंट होने के बाद, ये हमारी शुरू से आदत रही है। ठीक है, अब होता क्या है नेटग्रिड में, कहानी का एक बैकग्राउंड मैंने दे दिया। 26/11 ने आंख खोली भारत सरकार की नेटग्रिड लाने की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, कहानी शुरू। अब कहानी होती है 26/11 के पहले। एक शख्स है जो इंडिया आता है, जिसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। जिसका नाम होता है डेविड कोलमैन हेडली। हेडली देख लीजिएगा, स्पेलिंग सही है गलत है। ये शख्स इंडिया में आता है, डेविड कोलमैन हेडली। और ये शख्स जिसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली, ये इंडिया आता है। ओके, ये इंडिया आता है, और एक बार नहीं आता है, मेनी टाइम्स आता है। दिस मैन कम्स टू इंडिया मेनी टाइम्स। ठीक है, ये अलकायदा का एक ग्रुप का एक टेररिस्ट होता है, और ये यूएस सिटीजन होता है, अमेरिकन सिटीजन होता है। अलकायदा ग्रुप का टेररिस्ट और अमेरिकन सिटीजन, इसका बैकग्राउंड है डेविड कोलमैन हेडली का। जब ये शख्स इंडिया में आता है, उसके पहले some of the intelligence agencies know very well about the डेविड कोलमैन हेडली। हमारे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेडली के बारे में पता होता है। हमारे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेडली के बारे में पता होता है, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी भी इन डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं।
हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कभी भी इन डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे। इसीलिए जब एक डेविड कोलमैन हेडली इंडिया आता है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती शख्स को, जबकि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो चुका होता है, जबकि दिस मैन इवन डिक्लेयर्ड एज ए इंटरनेशनल टेररिस्ट, ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो चुका होता है, पर फिर भी इस शख्स को हमारी इंटेलिजेंसियां पहचान नहीं पाती हैं। ठीक है, ये इंडिया में एक बार नहीं कई बार आता है, मैं स्पेशली कर रहा हूं, कई बार आता है और इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। पूरा दिमाग लगाता है कि समुद्र के रास्ते टेररिस्ट को अंदर किया जाए, क्योंकि इधर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे वैसे खाकर और लोगों को अलाउ कर देते हैं। अब ये सब बोलना ठीक नहीं है, पुलिस वाले हैं तो क्या, क्योंकि ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो इतना गंदा काम किए हैं और ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो तुकाराम और क्या आपने सुना होगा जो पूरा, अरे क्या नाम है उसका, पूरा बुलेट अपनी बॉडी में ले लेते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। तब हम कैसे बोल रहे हैं कि पुलिस वाले सब एक तरह के नरक वाले हैं। ठीक है, हेमंत करकरे और काफी लोग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो आई होप पीपल अंडरस्टूड कि पुलिस वाले कितने घटिया भी हैं और उन्हीं में से कुछ पुलिस वाले एक मिसाल भी हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि कुछ वो सब पता कर लेता है कि भारत में कहाँ कहाँ उल्टा सीधी सेटिंग चलती है, और वो ऐसा कहते हैं कि जो मुंबई में जो ताज होटल है वहां पे कुछ समय के लिए वो रुकते भी हैं, वो रुकते नहीं है, सॉरी, वो कुछ समय के लिए रुकता भी है इंडिया में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर वो कुछ समय के लिए रुकते भी हैं। अब क्या होता है और वहां पे पूरा का पूरा वो पूरा मास्टरमाइंड पूरा का पूरा कर देता है कि हिसाब से क्या क्या करना है, किस रास्ते से ये एंट्री मारेंगे, सब कसाब और गोप, कहाँ कहाँ क्या कैजुअलिटी करेंगे, कैसी चीजें बटेंगी। और ना अभी अमेजोन पे या कहीं मैंने एक वेब सीरीज देखा था, एक हॉस्पिटल वाला कुछ था, आप में से शायद किसी ने देखा होगा। उसमें 26/11 पर पूरी मूवी बनाई हुई है कि कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे भी लोगों पर फायरिंग करते हैं, शिवाजी टर्मिनल में जाते हैं, है ना, काफी वो चीज थी, मतलब बहुत अच्छा वो मैंने देखा था। उसमें काफी तरह से मतलब डर का माहौल था जिस हिसाब से। ठीक है, चलेगा। तो प्राइम पे मैंने देखा है, शायद अमेजोन प्राइम पे मैंने देखा, ध्यान नहीं आ रहा, मुंबई डायरी या कुछ ऐसे करके देखा था, पता नहीं, साझा या ऐसे कुछ था। ठीक है, अब क्या होता है, कहानी सुनेगा। कहानी क्या होती है कि अब ये इंसिडेंस हो जाता है, इंसिडेंस होने के बाद सरकार को अपनी गलती समझ में आती है, यार इस बंदे को हम लोग अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते थे। और जब इस तरह के लोग कहीं किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां के कंट्री वालों को समझ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उस कंट्री वालों को समझ जाना चाहिए कि कोई खतरा आपकी कंट्री पर मंडरा रहा है, नहीं तो इस तरह के आतंकवादी आपके राष्ट्र में क्यों घुस रहे हैं। कहने का मतलब यह है, व्हाई दीस टेररिस्ट्स आर एंटरिंग इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, ये हो गया। और सुनिएगा, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्या होता है, इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद हम लोगों के साथ ये डिसीजन मतलब भारत सरकार ये डिसीजन लेती है कि हमारी जो 11 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, समझना 11 इंटेलिजेंस एजेंसियाज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए, इस तरीके से क्या होता है कि सारे के सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ डेटा वगैरह को शेयर कर सकते हैं। एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए तो वो सब एक दूसरे के साथ डेटा वगैरह को शेयर कर सकते हैं। असल में कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट से जब ट्रायल चलता है तो पुलिस वालों को इस एजेंसी उस एजेंसी दौड़ना पड़ता है, उसमें कसाब जैसे लोग 2-3 दिन तक चिकन खा रहे होते हैं, चिकन बिरयानी खा रहे होते हैं। ठीक है, जो हिलेरियस क्राइम करके भारत में जाते हैं। बोलो जब टेररिस्ट के बंदूक की गोलियां निकलती है ना, तो वो ना हिंदू देखता है उसको मार रहा है, कि मुस्लिम देखता है, कि सिख देखता है, कि ईसाई आता है, वो सबको मारता है। वो छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी मारता है। ऐसी फीमेल मरती हैं, है ना, कि मुस्लिम महिलाएं मरती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, वो भी कसाब की गोलियों से जाती हैं। तो वही मैं कहता हूं कि इस तरह की हिलेरियस क्राइम्स में सीधा फांसी जितनी जल्दी हो, जो भी देना आप दो, जब भी करो, है ना, वहां पे वही मैं कह रहा हूं दोस्त, तो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाता है इस पूरी स्पीड को, ट्रायल को और ज्यादा फास्ट करने के लिए। ओके, अब ये चीजें आपको नेटग्रिड के रूप में सुनने में आती हैं, जो नेटग्रिड बनाया गया। नेटग्रिड में एक ही निगेटिव है, और निगेटिव ये है कि अगर मान लो किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी का डेटा लीक हो गया, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज डेटा कैन बी लीक। सिर्फ एक ही निगेटिव है। अब एक बार बताओ, सिर्फ एक निगेटिव की वजह से आप इतने सारे पॉजिटिव को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 11 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें आप ये सारे नाम दे सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप रॉ कहते हैं, द इंटेलिजेंस, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अक्सर सुनते होंगे, ये रिया चक्रवर्ती के नाम केस में भी सुना होगा आपने। इसके अलावा आप लोगों ने ये शाहरुख खान के बेटे के उसी केस में भी सुना होगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, NIA, कस्टम्स एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, ये सारा का सारा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं ये सब है। ओके, इन सबको 11 सेंट्रल एजेंसीज को एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो यहाँ पर काम करता है। Netgate was opposed on the ground of the possible violation of privacy and leakage of the confidential personal information। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अब now we'll go towards the discussion of biometrics। Okay, now we'll go towards the discussion of biometrics। अब biometrics में क्या होता है जरा समझिएगा। देखो biometrics में दो टर्म है। वन टर्म इज बायो को कहते हैं बायोलॉजी, और मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टर्म होता है जिसका मतलब होता है डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट। क्या है मोस्ट पोस्ट अटेंडेंस, पता नहीं होगा कुछ। ओके, देखो इसमें होता क्या बायोमेट्रिक सिस्टम में, बायोमेट्रिक्स में एक्चुअल में दो शब्द हैं, वन इज द बायोलॉजी एंड सेकंड इज अरेंजमेंट। यानी यहाँ पर बायोलॉजिकल अरेंजमेंट को यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी ना किसी कैरेक्टर को यूज किया जाता है। इसका पर्पस होता है स्पेशली टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई ए पर्सन। किसी पर्सन को आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए इस बायोमेट्रिक्स का यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक्स में आपके पेपर में एक बार 2008 में मेंस में क्वेश्चन बन चुका है और एक बार 2016-17 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। दो प्रीलिम्स क्वेश्चन के मेन पेपर वो तो बहुत ही सीधा सीधा, तो उन्होंने बोला बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या क्या यूज करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग था, आयरिस था और वॉइस था, तीनों सही था। तो वो तो बहुत ही मतलब एक लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, सीधा फैक्ट पूछा था कहाँ कहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। फाइन, वो वहां पर आपको बायोमेट्रिक्स के केस में था। अब जरा सुनना होता क्या है। बायोलॉजिकल अरेंजमेंट में मैं थोड़ी सी कुछ चीजों को और समझाना चाह रहा हूं। इन द केस ऑफ बायोमेट्रिक्स होता क्या है, देखो दोस्त, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, दो जो डेवलप हुए हैं। कौन कौन से बायोमेट्रिक्स है जो डेवलप हुए हैं, देखो, एक जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स, and biological biometrics also called as a physiological biometrics, one category of biometrics, and second biometrics is the behavioral biometrics। ठीक हो गया, बायोलॉजी यानी फिजिकल जैविक टाइप और दूसरा व्यवहारिक टाइप। तो दो तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल और बिहेवियरल। बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स में क्या होता है, आप पूरी तरह से खुद पासवर्ड होते हैं, जैसे आपका फेस, जैसे आपका फिंगर, जैसे आपका आइरिस, जैसे आपकी रेटिना, इस तरह की चीजों को बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक। और इतना ही नहीं, यहां तक कि आपकी डीएनए तक को यूज किया जा सकता है एज फॉर द आइडेंटिटी ऑफ यू, एज फॉर द आइडेंटिटी ऑफ यू, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। फेस, फिंगर, आइरिस, रेटिना, ये सारी की सारी चीजें जो हम यूज करते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स। These all are the part of biological biometrics। Okay, और सुनिएगा, these all are the part of biological biometrics। फेस, फिंगर, आइरिस, रेटिना, ये सारे के सारे these all are the part of biological biometrics। और सुनो, बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपकी वॉइस, जैसे आपकी वॉइस जो है एक बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स है। जैसे आपका गेट रिकॉग्निशन, सुनिएगा एग्जांपल से इसको समझना आसान होगा। गेट रिकॉग्निशन, जैसे आपकी स्टाइल, इन सारी चीजों को भी पीपल कैन टेक इट एज अ बायोमेट्रिक्स, आपको आइडेंटिफाई और वेरीफाई करने के लिए।
एग्जैक्टली देवाशीष, यू आर राइट। जो अब फोन में आने लगा है आइरिस और सर्च फेस रिकॉग्निशन, यू राइट, वो सारी की सारी चीजें आती है। ओके, आपके पेपर में जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने बोला शायद फिंगर दे दिया था, उन्होंने आइरिस दे दिया था, उन्होंने वॉइस दे दिया, तीनों सही था। लेकिन आपको बताऊं, बिहेवियरल बायोमेट्रिक जनरली यूज में नहीं आता है, नॉट इन यूज, क्योंकि ये ज्यादातर ऑथेंटिक नहीं है। दिस इज नॉट इन यूज, ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, सो इट इज नॉट इन यूज। ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट मोर ऑथेंटिक, ठीक है, ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, ये पीपल रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट इज नॉट वेरी ऑथेंटिक, पहली चीज यहां ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको और बता दूं, ठीक है, ध्यान रखना, गेट रिकॉग्निशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ गेट या कुछ इस तरह का। आप सबको पता है, आप सबकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, आप सबकी अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है। अभी आपको नहीं लगता होगा, लेकिन डेफिनेटली गाइस यू ऑल पीपल हैव योर स्टाइल। जब आप आईएएस बन जाओगे ना, लोगों के सामने आओगे, तो लोग आपको देखें, वाओ सर बाल कैसे झाड़ते हैं, वाओ सर कैसे बैठते हैं, वाओ सर बात कैसे करते हैं, वाओ सर स्माइल कैसे करते हैं। वो चीजें आपकी यूनिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। देख लेना, जब आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हो कि आपकी तरह आता है, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ उस तरह की चीजों को गेट रिकॉग्निशन में ले सकते हैं। ओके एवरीवन, तो उस तरह की चीजों को हम लोग गेट रिकॉग्निशन में ले सकते हैं। क्लियर, ठीक है। सो एक्चुअल में बायोमेट्रिक्स एक्सपो भारत में होता है 2006 में, प्रगति मैदान में, और सबसे पहले भारत में ये दिखाया जाता है प्रगति मैदान में। ये एक समय के साथ आने वाली सर्विसेज या टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करेंगे किसी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, किसी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस तरह की चीजों को हम यूज करेंगे। और यह है पूरी की पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूज में लाने वाली ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको समझा दिया। ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और यहां पर हम किसी बंदे को कैसे कैसे उसकी पहचान करते हैं, तो दो प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। एक जिसे आप कहते हैं वेरिफिकेशन, और होता है आइडेंटिफिकेशन। जब आप किसी बायोमेट्रिक सिस्टम पे आप किसी फिंगर को रखते हैं, तो बायोमेट्रिक्स आपके फिंगर को वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद आपका डेटा उसके अंदर सेव पड़ा रहता है। फिर वो आइडेंटिफाई होता है कि ये आप हैं, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई होता है कि ये आप हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन एंड देन आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड देन हैव आइडेंटिफिकेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, वेरिफिकेशन एंड देन आइडेंटिफिकेशन। सो मेरे ख्याल से ये चीज कंफर्म हो गई होगी एंड नो वन हैव एनी डाउट राइट नाउ। बायोमेट्रिक सिस्टम में भी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे कोई डाउट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं डिजिटल सिग्नेचर की तरफ। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है जरा समझना। स्कूल कॉलेज में लगता है, एजुकेशन के, हाँ, तो बहुत सारी चीजें आप किसी लाइब्रेरी में लगा सकते हैं, किसी बुक की सेफ्टी के लिए, और किसी ऑफिस में लगा सकते हैं, कॉलेजेस में लगा सकते हैं फॉर अटेंडेंस। आप कॉलेजेस वाले स्कूल में आपको जनरली ये चीजें नहीं दिखेंगी, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में आपको लेकिन वर्किंग मिलेंगी। आपकी अटेंडेंस, आप लेट हो जाते हैं, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो इसको काफी बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट वाली जगहों पे चीजें आपको नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ओके, सो नाउ कम इनटू द डिजिटल सिग्नेचर। देखो, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, और आजकल हम सारा का सारा काम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पर आ चुके हैं। एक तरह से पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक पर जो एक्सेस हो रहा है, ओके, उसको सेफ और सिक्योर रखने के लिए एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है ये पूरा। और इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन्स को, एक पर्टिकुलर कंपनीज को, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यहां पर एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब आ रहा है, सब आया, घबराइए नहीं, ठीक है, ठीक है, यहां पर किया जाता है। असल में होता क्या है कि जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता डिजिटल सिग्नेचर के केस में। यहाँ पर पूरा का पूरा जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर के साथ सबसे अच्छी चीज है कि आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप एक बार बताऊं तो इसको एक्सेस बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसको आप रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते कि आप दूसरा डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कर कोई और दूसरा बंदा इसको यूज कर ले, ये भी नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, उसको बिल्कुल वही कंपनी, मान लो किसी कंपनी ने आपको कुछ एंटीवायरस दिया है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपने किसी कंपनी का एंटीवायरस लिया है, तो उस कंपनी ने आपके लिए एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जनरेट किया होगा, जिसको आप एक्चुअल में प्रोडक्ट की बोल सकते हैं। समझने के लिए आप एक प्रोडक्ट की बोल सकते हैं। वो प्रोडक्ट की जो जनरेट होता है, जिसको आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते समय आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, वो एक्चुअल में एक तरह का डिस्टेंस सिग्नेचर होता है। और ये उसी कंपनी वालों ने स्पेशली जनरेट किया है, जो आपको दिया जाता है इंटरनेट पर। जैसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को लगाकर आप उसको रन करना शुरू करते हैं, आप उस चीज का एक्सेस ले सकते हैं। तो यही एक्सेस जो आप ले सकते हैं, ये आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस सिग्नेचर है। और ये सोचिए, ये देखिए, कल को अगर आपको 2 साल का आपने नॉर्टन एंटीवायरस लिया है, मान लो आपने अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट किया, फिर आप उसी एंटीवायरस को इंस्टॉल कीजिए, फिर आप मान लीजिए 1 साल का ड्यूरेशन बचा हो, अगला फिर प्रोडक्ट की इंस्टॉल कीजिएगा, रिमेनिंग 1 साल का ही होगा वो। अब ये नहीं कि आज से फिर 2 साल चलेगा। सोचो, वो वेरीफाई कर लेता है किस डेट को ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था, तब से लेकर आगे 2 साल तक या 1 साल तक एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, और ये चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम को बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर बना देगी। पासवर्ड्स, अब मुझे अभी भी याद है, जब मेरा करंट अकाउंट मैंने खुलवाया था बैंक में, तो मुझे एक डिजिटल सिग्नेचर जनरेट किया गया था जिस अकाउंट को जोड़ने के लिए। ओके, तो डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशंस के लिए ओटीपी को कभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं बोलेगा। ओटीपी इज अ वन टाइम पासवर्ड। डिजिटल सिग्नेचर तो हमेशा वो ऑथेंटिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दोज यू कैन यूज अगेन एंड अगेन एज अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू मेक योर, मतलब कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। मेरे ख्याल से डिजिटल सिग्नेचर है, बहुत ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। डिजिटल सिग्नेचर भी एक तरह का एनक्रिप्शन ही है। डिजिटल सिग्नेचर भी एक तरह का एनक्रिप्शन ही है। कोडिंग डिकोडिंग करके हम डेटा को यूज करते हैं। ओके, कोडिंग डिकोडिंग करके हम डेटा को यूज करते हैं। तो चलिए, अब ये टॉपिक हम लोग ब्रेक के बाद, ब्रेक का मतलब 6 PM पर करेंगे। ठीक है, 6 PM पे करेंगे, जो टॉपिक बच जाता है। ओके, दिस टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू एट द 6 PM। ओके, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो 3 चीजें हैं। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, TKDL, डिजिटल इंडिया आई विल नॉट डिस्कस विथ यू। ठीक है, ये मैं छोड़ूंगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी और प्रोजेक्ट लून। अब प्रोजेक्ट लून के बाद यहाँ डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है, जहां पे डेटा लोकलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोग अब आफ्टर ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक का मतलब इवनिंग में 6 PM जब जो हम लोग मुलाकात होगी वहां पर करेंगे। वी हैव 5 मिनट्स नाउ। 5 मिनट पहले मैंने क्लास रोक दी है, जब वो लाल मुझे आने लगता है कि नाउ योर टाइम इज गोइंग टू ओवर। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, रेडियो फ्रीक्वेंसी नेचुरल रिसोर्सेज, बट हाउ इट इज लिमिटेड। सर, मैंने तो नहीं बोला हाउ इट इज लिमिटेड। आपके मोबाइल फोन से जनरेट हो रहा है, उसका एक लिमिट हो सकता है, बट नेचर में तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स आपको सनलाइट से भी आती हुई मिलती हैं। वो तो आपको सनलाइट से भी आती मिलती हैं। बुक में है, बिल्कुल है, बुक में है। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के बिना तो मैं अपनी बुक लिख ही नहीं सकता ना, लिख ही नहीं सकता। रामनारायण, साइंस एंड टेक में खत्म करना चाह रहा था दोस्त। मेरे पास आज संडे थे, तो मेरे पास टाइम थोड़ा फ्री था, तो मैंने इसलिए आपकी क्लास ले ली। ओके, मैं आज थोड़ा फ्री था, 2 टाइम मेरे पास फ्री था, सुबह और शाम का, तो मैंने 2 क्लास ले लिया। कल और परसों मेरा एक टाइम फ्री है 6 to 8 का, तो मैं उस टाइम क्लास ले रहा हूँ दोस्त, क्योंकि फिर बॉडी फंस जाएगी। चल रही है, चलने दो, धीरे धीरे खींच खींच के चल रही है, चलने दो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा और उसके जस्ट बाद ओके डिजिटल सिग्नेचर के, सॉरी ये इसके जस्ट बाद हम लोग डिफेंस करने वाले हैं। आप लोग को आज ना एक टॉपिक और करा दूंगा थोड़ा सा इसी में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, वो क्या नाम है, ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस भी समझा दूंगा इसी में। ठीक है, तो वो आपको मैं ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस भी इसी में समझा दूंगा। ठीक है,
और इसमें एक टॉपिक और है इसके अलावा बिटकॉइन। जब ये क्लास में बोलूंगा ना, अब नाउ दिस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ओवर, तो ध्यान रखना उस ओवर में ये चीज ध्यान रखना कि हम लोगों को बिटकॉइंस और ब्लॉकचेन भी यहीं पे पढ़ना है। ओके, और एक बात और मैं बता रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अभी साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी अभी छोड़ रखी है। साइबर सिक्योरिटी इज इन योर इंटरनल सिक्योरिटी वाले सिलेबस में है। इट इज मेंशन इन योर इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस। ठीक है, ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी वाले सिलेबस में है। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी मैं देख लूंगा अगर लास्ट में मेरे पास टाइम बचेगा तो। ओके, सो एक काम करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, ओके, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आज खत्म होगा, ठीक है, इसके बाद एक एनर्जी का भी स्कीम रह जाता है, वो भी आप मुझसे करा लेना इसी महीने में। ओके, या डिफेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिफेंस आप मुझे एनर्जी का पार्ट करा लेना, ताकि आपके 5-4 चैप्टर हो जाएं इसी मंथ में। ठीक है, इस मंथ में भी 8 घंटे क्लास और शेड्यूल है, और फिर अगले मंथ में 2 फरवरी से क्लास चलेगी और वो रेगुलर चलेगी। वहां पे हो सकता है कि मैं एक दिन में 2-2 क्लास भी ले सकता हूँ टू कंप्लीट द सिलेबस। वहां पे लगभग 25 से 30 घंटे की क्लास की मुझे जरूरत है, और साइंस टेक में, क्योंकि अभी कुछ बड़े चैप्टर हैं जो और बच गए हैं, जिसमें बायोटेक बहुत बड़ा चैप्टर है, इवन पार्टिकल फिजिक्स विल टेक 3 लेक्चर, तो करीब इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें करीब 2-3 लेक्चर उसमें भी लगेंगे, तो दैट डिस्कशन आई विल डू इन दैट केसेस। बायोटेक दिव्यांशु लास्ट में कराएंगे, सेकंड लास्ट चैप्टर जो होता है वो बायोटेक ही होता है, बेसिकली इसके ठीक पहले। क्या है रेड तुम्हारा क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन का डाउट है? क्या है डाउट? सारे बच्चे जरा सॉल्व करो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को, रेंज को क्या बोलोगे? स्पेक्ट्रम बोलोगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज अ नेचुरल रिसोर्सेस but unlike other natural resources, its major limitation is that it will deplete on use. Additionally, it will be wasted if not used efficiently. हाँ, ठीक तो है, ठीक तो है। ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है क्या नाम है उसका, न्यूट्रिनोस पढ़ाऊंगा। कि न्यूट्रिनोस वगैरह में जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनके लॉसेस नहीं होते हैं, जबकि ये जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती हैं इनकी लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज वगैरह इनके लॉसेस होते हैं, वो चीज आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर हम न्यूट्रिनोस वगैरह की टेक्नोलॉजी ला दें तो कहीं भी वो जो लॉसेस नहीं होंगे, और लॉसेस नहीं होंगे तो उससे फायदा क्या होगा? कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में जो सिग्नल होगा वो ज्यादा अच्छा जाएगा, यहाँ पे किसी तरह का लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं उसमें। ठीक है, ये चीज आपको आ जाएगी रेड जो भी है। ठीक है, तो शुड आई लीव राइट नाउ गाइस? थैंक यू एवरीवन, शाम को मिलते हैं। मेंस क्वेश्चन डिस्कशन ले आइए, मेंस क्वेश्चन डिस्कशन ले लीजिए सर प्लीज। मेंस क्वेश्चन के डिस्कशन मैंने 3 अभी यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, उसमें यूपीएससी के 2021 से लेकर 2014 तक के सारे मेंस के पेपर के डिस्कशन किए हैं यूट्यूब पर, डेफिनेटली किए हैं। इसके बाद वाले सेशन में मैं आपको तीनों वीडियो शेयर कर दूंगा, तीनों के लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। शाम को मिलते हैं 6 बजे।